रूचन थर्ड लेवल की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो थर्ड लेवल की तरफ जाता है, रूचन थर्ड लेवल के बारे में बात करता है कि कैसे इसे पार करने के लिए वॉरियर्स की मानसिक शक्ति 25 होनी चाहिए। अब रूचन कहता है, इसीलिए मुझे अब समझ में आया कि 100 सालों में इस लेवल को कोई कैसे पार नहीं कर पाया। इन नतीजों के साथ मेरी पहली जगह पक्की है। अब चाहे मैं फोर्थ टेस्ट दूं या ना दूं, और वैसे भी अगर मेरे नतीजे काफी ज्यादा अच्छे रहे, तब भी ये मेरे लिए खराब होगा। अब रूचन आगे बढ़ते हुए उन दोनों सीनियर सिस्टर्स को देखता है। उन दोनों को देखकर रूचन भ्रमित हो जाता है। वह खुद से कहता है, ये दोनों सिस्टर्स मेरा इंतजार कर रही थी। तभी उन दोनों सीनियर सिस्टर्स में से यंगचन रूचन से कहती है, रूचन, तुम्हें फोर्थ लेवल में जाने की जरूरत नहीं है। रूचन ये सुनकर कहता है, क्या तुम मुझे ये बता रही हो कि मुझे क्या करना है, या फिर तुम मुझे धमका रही हो, क्योंकि ये दोनों ही चीजें अलग हैं। यंगचन रूचन से कहती है, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि तुम्हें बचाना चाहते हैं। तभी शिंगलिंग बीच में कहती है, उसने सही कहा, अगर तुम्हारे नतीजे ज्यादा अच्छे रहे तो तुम खुद को मरवा दोगे। रूचन इस बात को सोचता है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, और इसके बावजूद भी तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही हो। मुझे शक है कि तुम्हारा कोई और मकसद है। तभी यंगचन उससे कहती है, तुम्हें सच बताना नामुमकिन नहीं है। तुमने जरूर एकेडमी के 3 फीमेल डेविल्स के बारे में सुना होगा, है ना? रूचन की इस बात को सुनकर पसीने छूटने लगते हैं, और वह कहता है, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। यंगचन रूचन को बताती है कि उन दोनों के अलावा जो तीसरी फीमेल डेविल है, वह लुओशु की वारिस है। वह लुओशु का काफी ज्यादा सम्मान करती है। अब तभी शिंगलिंग रूचन को डराते हुए कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर उन्हें इस चीज के बारे में पता चले कि तुमने लुओशु को हरा दिया है, तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और तुम्हें एक चैलेंज करके तुम्हें मार देगी? रूचन ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है, ये कहना मुश्किल है, अपने कभी कभार हो जाता है। इनके साथ और काफी टाइम सोच विचार करने के बाद रूचन कहता है, ठीक है, मैं फोर्थ लेवल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, और अगर तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करती हो तो मैं फोर्थ लेवल पर जरूर जाऊंगा। रूचन की बात को सुनकर यंगचन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यंगचन को गुस्से में देखकर शिंगलिंग यंगचन से कहती है कि उसे शांत रहो, और रूचन कंडीशन के बारे में काफी ज्यादा फायदा उठाना होता है। इसीलिए अभी शिंगलिंग यह कहकर रूचन का साथ देती है। अब रूचन भी अपने सर पर हाथ रखते हुए उन दोनों से कहता है, आप लोगों को पता ही होगा कि यूनो कमांडरी को दूसरी कमांडरीज जो है, वे टारगेट कर रही है। जब मैं इस एकेडमी में एंटर किया, तो पहले शमिंग और उसके बाद फैमिली का, और अब ये सभी मुझे हेट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं भविष्य में किसी भी खतरे में हुआ तो आप दोनों मेरी मदद करेंगी। यंगचन ये बात सुनकर शॉक्ड होती है, और वह कहती है, बस इतनी छोटी सी बात। शिंगलिंग प्रॉमिस करती है कि वह भविष्य में उसका ख्याल रखेगी, और अगर कोई उन्हें उसके साथ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वे उसे संभाल लेंगी। यंगचन भी प्रॉमिस करती है कि अगर कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश करे तो वह बीच में आकर उसकी मदद जरूर करेंगी। रूचन ये बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तो आप दोनों इस बात को मान गई हैं? तो ठीक है, ये डील हुई। मैं अभी टावर को छोड़कर जा रहा हूं। अब इतना कहकर रूचन टावर से जाने लगता है। यंगचन भी पीछे मुड़कर जाने लगती है और कहती है, जब वह ड्रैगन मार्शल हॉल में आएगा, तब मुझे उसे फीमेल डेविल के पावर का टेस्ट कराना होगा। शिंगलिंग ये बात सुनकर कहती है, एक्सीडेंट में उसे मार मत देना। मुझे उसके साथ और मजे करने हैं। टावर के बाहर सभी को रूचन को आता हुआ देखकर सभी लोग जोर शोर से बातें करने लगते हैं। अब रूचन सभी को बताता है कि उसने थर्ड थर्ड फ्लोर के सेकंड लेवल को पार कर लिया है। ये बात सुनकर एडली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे रूचन की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वह रूचन को झूठा बताता है। रूचन उसे कहता है, आखिर इसके बारे में झूठ बोलने की क्या बात है? रूचन की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, और वह अपने सर्वेंट से मिरर लाने के लिए कहता है। सभी लोगों को रूचन की बात पर विश्वास नहीं होता। अब सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि रूचन ने थर्ड फ्लोर के सेकंड लेवल को पार कर लिया है। यह हैरानी की बात इसीलिए भी होती है क्योंकि काफी ज्यादा दशकों से कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा होता। दूसरी ओर यूनो कमांडरी के वॉरियर्स रूचन की इस अचीवमेंट पर काफी ज्यादा खुश होते हैं, और वे उसके नारे लगाने लगते हैं। तब चपिंग चपचन के पास जाता है। चपचन को देखकर चपिंग उसे बताता है कि शेंग जो है, वो जब इस अचीवमेंट के बारे में सुनेगा तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होगा और वो अपने दांत किटकिटाने लगेगा।
अब तभी शिंगलिंग कहती है, चलो कमांडरी के मार्शल आर्टिस्ट को कम आंकने की भूल कौन करेगा। रूचन इस बात को सुनकर कहता है, हम अभी भी अकेले हैं, इसीलिए अगर दूसरी कमांडरी हमें प्रोवोक नहीं करती है तो तब हमें शांति से रहना होगा। अब जैसे ही शेंग रूचन की इस सफलता के बारे में सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बात करता है कि कैसे उसे रूचन को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। शेंग के गुस्से का पारा इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि वो सोचता है कि अब उसे गुप्त कार्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। कुछ समय बाद यंगचेन की भेजी हुई सर्वेंट वहां पर ओरा मिरर लेकर आती है और सभी लोगों को दिखाती है कि कैसे रूचन ने 18 ब्रोंज मैन को हराकर थर्ड फ्लोर के सेकंड लेवल को पूरा किया। एल्डर एडली और एल्डर नैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उन दोनों के पसीने आने लगते हैं। वे कहते हैं ये तो बेमिसाल है, सच में टॉप लेवल का जीनियस है। वेस्टर्न रीजन एकेडमी में इस लेवल को पार किए हुए काफी ज्यादा समय हो गया है। रूचन की परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोगों को पता चल जाता है कि इस साल का टॉप फ्रेशमैन रूचन ही बनेगा। अब कुछ टाइम के बाद सभी 5 वॉरियर्स अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं। सभी लोगों के अलग अलग कमरे होते हैं। अब जियोकिन चलते हुए रूचन को बताता है कि उसके मेरिट पॉइंट्स जो है वो उसके वेस्ट बैच के अंदर हैं और उसका रूम नंबर जो है वो की पर लिखा हुआ है। यह कैसे संभव है कि उसे पता चलता है कि रूचन हॉल के रूम नंबर 1 पर है। उसकी आंखों में ड्रैगन मार्शल हॉल के डेविल्स की बात आती है। जियोकिन मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था। उसके बाद जियोकिन रूचन से पूछता है कि ड्रैगन हॉल के बारे में कुछ गलत है। रूचन को थोड़ा अजीब लगने लगता है। जियोकिन कहता है, ड्रैगन मार्शल हॉल में सब कुछ ऐसा ही चलता है। वहां पर एक अनोखी एनर्जी पाई जाती है। हर साल सिर्फ टॉप फ्रेश मैन को वहां पर रहने की इजाजत दी जाती है। लेकिन कहते हैं कि वेस्टर्न रीजन से जो कोई भी आदमी ड्रैगन मार्शल हॉल में एंटर करता है तो या तो वो डिसेबल्ड बाहर आता है। जियोकिन कहता है, पिछले साल तियानगोंग ने ड्रैगन मार्शल हॉल को एंटर किया है तो उसकी पहली ही रात को उसने अपनी टांग तुड़वा दी और उसे बाहर फेंक दिया गया। जिकुन इस बात को सुनकर घबरा जाती है और कहती है, यहां तक कि टॉप के पैर भी तोड़ दिए गए। क्या मार्शल आर्ट्स एकेडमी के एल्डर्स को इस चीज की चिंता नहीं है। जियोकिन कहता है, आखिर उन्हें इस चीज की चिंता कैसे हो सकती है। ड्रैगन मार्शल हॉल की फीमेल डीमन ने तियानगोंग पर एक आरोप लगाया। उसने कहा कि तियानगोंग उन्हें नहाते हुए देख रहा था और इसीलिए उन्होंने कहा कि तियानगोंग इसी पनिशमेंट के लायक है। जिकुन को यह बात हजम नहीं होती और वह कहती है, आखिर तियानगोंग ये करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसे तो पता होगा कि वहां पर 3 फीमेल डीमंस रहती हैं। रूचन से इसका मतलब पूछता है, ड्रैगन हॉल जो है वो लायन टाइगर की गुफा है। जियुकिन घबराते हुए रूचन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है, यंग प्रिंस, आपको अपना ख्याल रखना होगा। अब क्योंकि जिकुन को रूचन की चिंता हो रही होती है इसीलिए वह रूचन को आज रात के लिए अपने साथ रहने के लिए पूछती है। लेकिन रूचन जिकुन की इस बात पर मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट को देखकर जिकुन उसे कहती है कि वो गलत समझ रहा है। वह बस ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि रूचन के पैर तोड़ दिए जाएं और उसे ड्रैगन मार्शल हॉल के बाहर फेंक दिया जाए। रूचन इस बात पर जिकुन से कहता है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी क्या पता कि सोते हुए वह रूचन का सर काट दे और ब्लैक मार्केट में बेच दे। रूचन के इस मजाक को सुनकर जिकुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब तभी रूचन और जिकुन के कन्वर्सेशन के बीच में चप आता है। वह कहता है कि ये दोनों कपल के रूप में काफी ज्यादा कंपैटिबल है और हो सकता है कि कुछ साल साथ रहने के बाद उनका बच्चा कमांडरी प्रिंस और जिन के हाथों में खेल रहा हो। चप की इस बकवास बात को सुनकर जीकुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है और उसे कहती है, आखिर तुम्हारी इस तरीके की बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई। अगर तुमने ऐसा दोबारा कहा तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। जीकुन के इस रूप को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वह कहता है, तुम लड़कियों के साथ पंगा नहीं ले सकते। अब जीकुन रूचिन की तरफ देखती है और उसे कहती है, मुझे अब तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं है। अगली बार अपना ध्यान रखना, मैं किसी भी समय तुम्हें मार सकती हूँ। वह अब अपना मुंह फेर लेती है और अपने मन के अंदर सोचने लगती है। दिल में कुछ फीलिंग्स होती है लेकिन उस बेचारी को इस चीज के बारे में ठीक से पता नहीं होता और वह नहीं समझ पाती कि ये अजीब सी फीलिंग कैसी है। जीकुन सोचती है कि कैसे वो एक असैसिन होने के बावजूद भी खुद को रूचन को मारने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही है। अब जीकुन वहां से जाने लगती है।
उस समय शाम का वक्त होता है और रूचन ड्रैगन मार्शल हॉल की तरफ जा रहा होता है। उसे वहां जाता हुआ देखकर दूसरे वॉरियर्स गेस करने लगते हैं कि रूचन कितने टाइम में फीमेल डीमन से हार जाएगा। उन लोगों को रूचन की चिंता इसीलिए होती है क्योंकि उसका टैलेंट काफी ज्यादा हाई होता है, और जितना ज्यादा किसी का टैलेंट होता है उतनी ही ज्यादा मार उसे पड़ती है। और अब क्योंकि रूचन हैंडसम भी है, इसीलिए इन लड़कियों को उसकी और भी ज्यादा चिंता होती है। ड्रैगन मार्शल हॉल के एंटर करने के बाद उसे पता चलता है कि वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी सच में काफी ज्यादा है, और वहां पर कल्टीवेशन करने से उसे बाहर से कहीं ज्यादा फायदा होगा। अब तभी रूचन अपने सामने देखता है। उसके सामने काफी ज्यादा फॉग होती है। यह फॉग गर्म पानी की होती है। रूचन उसे देखकर समझ जाता है कि उससे पहले ही वहां पर कोई आ चुका है। अब जैसे ही वह ठीक से देखता है तो उसे पता चलता है कि यच वहां पर नहा रही होती है। यच की ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर रूचन हैरान हो जाता है। वह उसकी बॉडी की तारीफ करता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है, और वह खुद से कहता है, ये दोबारा से इस ट्रिक को अपना रहे हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो ना केवल मेरी टांगें तोड़ दी जाएंगी, बल्कि ये लोग मेरी आंखें भी बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इस जैसी खूबसूरत लड़की को देखने के लिए आंखें होना ही बड़ी बात है। अब जब वो उस लड़की के जाल में फंस ही रहा होता है, तभी वह खुद को संभाल लेता है, और वह खुद से कहता है, इस शैतानी औरत ने जानबूझकर खुद को इस सिचुएशन में रखा ताकि ये मुझे बेइज्जत कर सके। ये सच में काफी ज्यादा शेमलेस है। मुझे यहां से जल्दी से निकलना होगा। अब जब वह पीछे जा ही रहा होता है, तभी यच को इस चीज की भनक हो जाती है, और वह पूछती है, क्या तुम वहां पर हो? ये सुनकर रूचन काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वह जल्दी से अपने फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है, और अपने मन में कहता है, मैं एक्सपोज हो चुका हूं। इसने मुझे प्लान करके फंसाने की कोशिश की है। मुझे भी अब इसे सबक सिखाना होगा। वह फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है, और यच को इस चीज की भनक तक नहीं होती। क्या तुम वहां पर हो? आखिर तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? अब जैसे ही यच साइड में मुड़कर देखती है, तो उसे पता चलता है कि रूचन उसकी तरफ स्पीड से आ रहा है। रूचन अपनी फिश टेक्निक की मदद से यच को नॉक आउट कर देता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि यच की बॉडी काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है। अब वह थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वह फीमेल डीमन को इतनी आसानी से हिट कर देगा। दूसरी तरफ जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है, वह गाली देते हुए कहती है, तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुम यहां पर कैसे आए जहां मैं नहा रही थी? उसे देखकर रूचन अपने खेव को निकालता है और कहता है, हालांकि तुम्हारा मकसद शैतानी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी भी किसी की खराब स्थिति का फायदा नहीं उठाता। अब रूचन यच के पास जाता है। उसे पता चलता है कि वो सच में काफी ज्यादा घायल है। इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि अगर यच उसे फंसाना चाहती थी तो फिर वो पहले से तैयार क्यों नहीं थी। अब रूचन को लगने लगता है कि शायद ये कोई गलतफहमी हो सकती है। रूचन यच को अपना केव पहनाता है। यच अब भी काफी गुस्से में होती है। वो रूचन को कहती है, मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। रूचन यच के करीब जाकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे एक पिल खिलाता है। उस पिल को खाते ही यच बेहोश हो जाती है। अब अपने मन के अंदर रूचन सोचता है, इस जैसी खूबसूरती को पाने के लिए लोग किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। पहले मैं ये बात नहीं समझता था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं। वो सच में बेहद खूबसूरत है, लेकिन बदकिस्मती से मैं एक जेंटलमैन हूं, इसलिए मैं इस मौके का फायदा नहीं उठाऊंगा। रूचन यच को उसके रूम में ले जाता है। अब अगला दिन हो जाता है। सुबह उठकर रूचन अपने सभी खजानों को देखने लगता है। ये सारे खजाने रूचन को टेस्ट के पहले राउंड में मिले थे। रूचन इन्हें देखकर सोचता है, मुझे इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। दूसरी ओर यच, जो अभी भी बेड पर लेटी होती है, दर्द से कराह रही होती है। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रूचन उसके सामने बैठा है। वो पिछली रात के बारे में सोचने लगती है। वो मुझे नहाते हुए देख रहा था और उसने मुझे नॉक आउट कर दिया था। अब यच को एहसास होता है कि वो अभी भी बेड पर है और उसने रूचने के कपड़े पहने हुए हैं। वो अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है, रूचन मेरे रूम में क्या कर रहा है? उसे कई ख्याल आते हैं। वो अचानक उठती है और कहती है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? रूचन उसे उठता हुआ देखता है और कहता है, तुम जाग गई। डरो मत। मेरे इरादे खराब नहीं है। कल रात जो हुआ, वो सब मेरी गलती नहीं थी। अब रूचन के हाथ में एक चाकू होता है। उसे देखकर यश घबरा जाती है।
वो अपने मन में सोचती है, उसके हाथ में चाकू है। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं उसे नाराज ना करूं। फिर जब मौका मिलेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अब यच मीठी-मीठी बातें करने लगती है। वो कहती है, तुम गलत सोच रहे हो। ये सब मेरी गलती है। मुझे नहाते वक्त तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अब यहां एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यच इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसे फंसा रही थी, जबकि उसका असल इरादा ऐसा नहीं होता। रूचन भी इस बात को गलत समझ लेता है और कहता है, तो वो सच में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं तो लकी था कि मैंने पहले ही उसे एंजॉय कर लिया, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अब रूचन अपनी जगह से उठता है और कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम अपनी गलती को मान रही हो और बदलने की कोशिश कर रही हो। अब तुम्हें अपनी इंजरी से रिकवर करने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे कुछ काम है जिसे अभी अटेंड करना है, लेकिन मैं आज रात को वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। रूचन की ये बात सुनकर यच और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने मन में कहती है, आखिर वो आज रात को क्या करना चाहता है मेरे साथ? अब तलवार के बाहर इन दोनों को इस हाल में देखकर शिंगलिंग कंफ्यूज हो जाती है। चट्टानिंग की बात सुनकर वो टूटने लगती है। मैं ठीक हूं। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कुछ गलत है? बात को बदलने के लिए वो कहती है, मैं तो बस गेस कर रही थी। अब अपने मन में येच कहती है, क्या सिस्टर को पता चल गया? क्या उन्होंने मुझे मारा नहीं? क्या उन्हें पता चल गया कि कल रात को मैंने क्या किया था? अब रूचन शिंगलिंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जाते जाते वो कहता है, पिछली रात को मेरी और सिस्टर के बीच एक गलतफहमी हो गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। क्या आप उन्हें देखने के लिए जा सकती हो? जिकुन की बात को सुनकर जियांग शेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो अपने मन के अंदर कहती है, सिस्टर इंजर्ड है, लेकिन रूचन को इंजर्ड होना चाहिए था। अब रूचन आगे जाता है। आगे जाकर वो जिकुन से मिलता है दिस टाइम, और वो जिकुन के साथ अपने हिस्से को आधा आधा करता है। अब रूचन दोबारा से ड्रैगन मार्शल हॉल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। ये बात साफ दिखा रही होती है कि कोई उस पर अटैक कर रहा है। रूचन उठने की कोशिश करता है। उसके सामने चिलियांग होता है, जो कि उसे कहता है, तुम झेंग रूचन हो? रूचन उसे कहता है, हाँ मैं रूचन हूं। चिलियांग रूचन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? धुआं उठने के बाद अपने सामने रूचन के सामने फेंग जिलिन होता है। चिलियांग रूचन को देखकर कहता है, आज मैं तुम्हें बेइज्जत करने नहीं छोड़ूंगा। रूचन की बात सुनकर चिलियांग मुस्कुराता है। उसे अचानक से वो याद आता है। चिलियांग कहता है, क्योंकि तुम्हें मेरा टोकन मिला है, तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं यहां पर अपने छोटे भाई का रिवेंज लेने के लिए आया हूं। अब क्योंकि तुम एक प्रिंस हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं तुमसे पूछता हूं, आखिर तुम मरने का कौन सा तरीका चुनोगे? रूचन अपने आसपास देखता है। उसके आसपास दूसरे वॉरियर्स होते हैं जिन्होंने उसे घेर रखा है। रूट कहता है, मारने के लिए जान लगती है और हेट को खत्म करने के लिए रिवेंज। यहां तक कि एकेडमी के एल्डर्स भी इस मामले में बीच में नहीं पड़ेंगे। रूचन के पीछे स्क्वायर कमांडरी का मैगशी होता है। अब क्योंकि मैगशी के काफी ज्यादा दोस्त वहां पर होते हैं और मैगशी भी आज रूचन से बदला लेने के लिए आया होता है, इसलिए वो कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सीनियर से लड़ो। जिंदगी और मौत किस्मत में लिखे होते हैं और दौलत और शान भगवान के हाथों में है। क्या तुम्हारे अंदर ये करने की हिम्मत है? पीछे मुड़ता है और मैगिशी को मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा फेस अभी भी दर्द हो रहा है? क्यों ना मैं तुम्हें एक और किक मारूं ताकि तुम्हें और ज्यादा खट्टा और रिफ्रेश फील हो? की बात सुनकर चिलियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। चिलियांग कहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत? चिलियांग आगे कहता है, उसके साथ बहस मत करो। सभी लोग उस पर एक साथ मिलकर हमला करो। इस चीज का जो भी रिजल्ट होगा उसे मैं देख लूंगा। अब तभी वहां पर एक और वॉरियर आता है जो कि चिलियांग से कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा झूठे हो। मेरे 9 ब्रदर की पावर तुम्हारे साथ एक डेथ ड्यूल में मरने के अलावा इस चीज का और कोई रास्ता नहीं है। इस आवाज को सुनकर रूचन पीछे मुड़ता है। उसे पता चलता है कि वो लाइन कमांडरी का सन है। अब सन रूचन को देखकर उसे कहता है, ब्रदर तुम सच में काफी ज्यादा जेड हो। मैंने सुना कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल की है। मैं पूरी रात इस बात को सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहा। सन अपने भाई की तरफ देखता है। अब क्योंकि उसका भाई थोड़ा मोटा होता है, इसलिए वो अपने भाई को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, फोर्थ ब्रदर,
तुम्हारी अपीयरेंस जो है एक प्रिंस की तरह नहीं है। अब शाउच जो है वो बीच में आ जाता है। चिलियांग के आगे से शाउच कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम एक न्यू कमर को बुली कर रहे हो? तुम्हारे ये करने की हिम्मत कैसे होगी? अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। चिलियांग इस बात को सुनकर कहता है, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत पीटा है। क्या वो काफी नहीं है? यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें मारने के लिए आज काफी ज्यादा लेजी हूं। शाउच इस बात को सुनकर कहता है, मेरा नाम शाउच है। मेरे बड़े भाई की हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है। इस बहसबाजी को देखकर रूचन समझ जाता है कि उसके भाई को काफी ज्यादा बुली किया गया है, लेकिन तब भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उसके लिए सामने खड़ा हो रहा है। अब मैग्शी भी वहां आता है और शाउच को पिग कहता है। बॉडी शेमिंग की हद तक नहीं रुकती। मैग्शी के साथ में खड़ी हुई वॉरियर शाउच की मौं की बेइज्जती करने लगती है और उस पर खूब हंसती है। मैग्शी कहता है, अगर तुम मेरे पैरों के नीचे होते अपने ब्रदर के सामने तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता। शाउच इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, मैं तुमसे आज फाइट करूंगा। अब मैग्शी की तरफ बढ़ने लगता है। इस फाइट को होता हुआ देखकर रूचन कहता है, शाउच काफी ज्यादा ब्रेव है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है। शाउच मैग्शी पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले का कोई फायदा नहीं होता। मैग्शी शाओचू को काफी ज्यादा पीटता है और वो उसे कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? मैग्शी शाओचू से कहता है, अगर तुम एक लीडर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब तुम लीडर बनते हो तब क्या होता है। मैग्शी शाओचू के बाल पकड़ता है और वो उसे खूब मारता है। शाओचू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जमीन पर बैठा होता है, लेकिन तभी मैग्शी उसकी तरफ एक पत्थर फेंक कर मारता है। शाओचू अपने आप को डिफेंड करता है, लेकिन वो पत्थर फट जाता है। शाओचू की हालत को देखकर रूचन का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका होता है कि अब लोगों के मन में मर्डर करने की बात चल रही होती है। रूचन इस चीज को और नहीं सह सकता। मैग्शी शाओचू को बहुत मारता है। शाओचू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मैग्शी एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना भी पावर अप करने के बारे में सोच लो। मैग्शी अपने साथियों से कहता है, पहले मुझे इसे अधमरा करने दो और उसके बाद तुम लोग मिलकर इसके हाथ और पैरों को तोड़ देना और इसके कपड़े फाड़कर इसे कचरे के डिब्बे में डाल देना। अब अचानक से मैग्शी के ऊपर कोई जोरदार पत्थर फेंक कर मारता है और यह व्यक्ति रूचन ही होता है। रूचन मैग्शी से कहता है, मैग्शी, क्या तुम इस चीज पर विश्वास करोगे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? रूचन के पत्थर फेंकने की वजह से मैग्शी के सर से खून आने लगता है। चिलियांग चिल्लाकर रूचन से कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे मारने वाले हो? तुम ये कहने वाले आखिर कौन होते हो? दूसरी ओर शाओचू, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो रूचन से कहता है, मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। आप एल्डर्स के पास जाकर अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। यह बात कहने के बावजूद रूचन एल्डर्स के पास नहीं जाता। वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और मैगशी पर अपनी फिस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे कि मैगशी की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है। रूचन की स्पीड वाकई काफी ज्यादा तेज होती है। चिलियांग रूचन की स्पीड को देखकर हैरान होता है और वो कहता है कि हम ऐसे जीनियस को बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने दे सकते। दूसरी ओर रूचन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो मैग्शी को लगातार मारता है और आखिर में माउस टेंडन मसल को इस्तेमाल करता है। मैग्शी की हालत शाओचू से भी बदतर हो जाती है। रूचन अपनी फिस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद नीचे जमीन पर आता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है। कुछ समय बाद मैग्शी भी खड़ा होता है। वो कहता है, तुम मुझे इस पावर के साथ मारने नहीं वाले हो, है ना? मैग्शी कहता है, मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करने वाला हूं। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैग्शी अपनी फिस्ट से कहता है, मुझे बताओ, तुम्हें क्या पहले मुझे क्या लेना चाहिए? तुम्हारे हाथ या फिर तुम्हारे पैर? इस बात को सुनकर चिलियांग अपने एटीट्यूड में रूचन से कहती है, तुम काफी ज्यादा घमंडी हो यंग मैन। रूचन इस बात को सुनकर कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं पहले तुम्हारा हाथ लूंगा। अब मैग्शी अपनी फिस्ट को रूचन पर इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। रूचन भी अपनी फिस्ट को आगे करके अपने डिफेंस को क्रिएट करता है, जिससे कि मैग्शी का अटैक एकदम फेल हो जाए। चिलियांग को पता चल जाता है कि रूचन सच में स्ट्रांग है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह उसके लिए भी अच्छी नहीं है। मैग्शी ने जितनी भी पावर अपने स्पंज में लगाई होती है, उसे जमीन पर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि मैग्शी का हमला फेल होता है। चिलियांग इस बात को देखकर समझ जाता है और वो मैग्शी से कहता है, उसे हेड एंड फाइट मत दो। लेकिन मैग्शी भी कहां रुकने वाला था, वो रूचन से अभी भी फाइट कर रहा है।
अब रूचन मैक्शी से कहता है, मेरे एक और मूव को ट्राई करो। अब रूचन अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करता है और इस फिस्ट टेक्निक में इतनी पावर होती है कि मैक्शी हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर कमांडरी के जो दूसरे वॉरियर्स होते हैं, वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मैक्शी रूचन के अगेंस्ट नहीं कर पा रहा होता और रूचन से काफी ज्यादा पिट रहा होता है। जब मैक्शी हवा में होता है तो रूचन दोबारा से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके पास जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मैक्शी एक पेड़ पर जाकर टकराता है। मैक्शी अब पीछे मुड़कर चिलियांग से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। रूचन की बात सुनकर चिलियांग मुस्कुराता है और वो रूचन से कहता है, तुम मेरे साथ लड़ने वाले हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एक टेस्ट को पार करना होगा। अब तभी अचानक से ज्योक खड़ा होता है। वो खड़ा उठकर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है। ज्योक रूचन पर एक गीदड़ की तरह हमला करता है। रूचन पर अपनी डायमंड फिंगर को इस्तेमाल करने जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। जियोफ को डायमंड फिंगर को इस्तेमाल करता हुआ देखकर शाउच घबरा जाता है, क्योंकि ये जियोफ का सबसे ज्यादा खतरनाक हमला होता है। शाउच रूचन को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन रूचन ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि जियोफ ने उस पर हमला कर चुका होता है। इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। शाओ जो है वो रोने लगता है और वो कहता है, अगर तुमने मेरे 9 ब्रदर को मारा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जीलिन ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है और जो दूसरी लड़कियां होती हैं, उन्हें रूचन की अभी भी चिंता होती है क्योंकि रूचन हैंडसम होता है। निश को लगता है कि उसने रूचन पर हमला कर लिया है, इसीलिए वो हंसते हुए पीछे मुड़ता है। लेकिन तभी उसे मैग्शी बताता है, अभी भी सावधान रहो क्योंकि रूचन सिर्फ लोगों को उनके चेहरे पर हिट करता है। निश्व इस चीज से अनजान होता है कि जिस पर उसने अभी हमला किया, वो सिर्फ रूचन की एक शैडो कॉपी थी। निश्व दोबारा से रूचन की तरफ देखने लगता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि रूचन अपनी किक के साथ निश्व की तरफ आगे बढ़ता है। निश्व देखकर अपने मन के अंदर कहता है, अरे नहीं, अब मेरे भी चेहरे पर लगने वाली है। रूचन अपनी जोरदार किक को निश्व के चेहरे पर मारता है, जिससे कि निश्व पीछे स्लाइड कर जाता है। रूचन अब मैग्शी से कहता है, मैंने मिस कर दिया। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें इस किक के साथ खत्म कर दूं। रूचन मैग्शी से कहता है, अब समझ में आया कि मैग्शी जैसे यूजलेस वॉरियर को तुम्हारे हेड से इतनी ज्यादा चोटें कैसे आईं। सच में तुम्हारे अटैक काफी ज्यादा पावरफुल और एक्यूरेट है। मैग्शी इस बात को सुनकर अपने मन में निश्व को काफी ज्यादा गालियां देता है और रूचन को सपोर्ट करता है। रूचन निश्व से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ है तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। अब निश वो थोड़ा लेविटेट करने लगता है। निश कहता है, एक फ्रेशमैन के तौर पर यह सच में तुम्हारे अंदर स्किल है। चलो मैं तुम्हें अपनी असली एबिलिटी दिखाता हूं। निश्व अपनी पावर की मदद से हवा में उड़ता है और अपने फैंटम हैंड टेक्निक को रूचन पर इस्तेमाल करता है। निश्व रूचन से कहता है, तुम्हारे लिए यह सम्मान की बात है कि तुम मेरे फैंटम हैंड टेक्निक से हारने वाले हो। निश्व की इस टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा हाथ रूचन पर हमला करने लगते हैं। रूचन घबरा जाता है और अपने मन के अंदर कहता है, मुझे उसके ब्लड लाइन पावर को अनलीश करने से पहले हराना होगा, नहीं तो बिना किसी शक के मैं हार जाऊंगा। अब रूचन अपने डायमंड स्पेस से अपने वेपन को बाहर निकालता है और अपनी तरफ आते हुए हाथ को काटने लगता है। इस फाइट को देखकर चिलियांग रूचन से कहता है, कॉन्फिडेंट मत रहो। चिलियांग कहता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी स्ट्रांग है, वो अभी भी मुझसे कुछ कदम पीछे है। दूसरी ओर रूचन अब वेपन की मदद से काफी ज्यादा हाथों को काट देता है और खुद को अच्छे तरीके से डिफेंड कर लेता है। यह देखकर निशु कहता है, चलो देखते हैं कि अब तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोकोगे। अब निशु अपने बड़े से फैंटम की मदद से रूचन पर हमला करता है। इस चीज को देखकर शाओचू को लगता है कि रूचन इस बार सच में खत्म हो चुका है। फेंची को भी यही लगता है, इसीलिए वो कहता है, तुम्हें इतनी आसानी से मरने देना तुम पर एक उपकार की तरह से है। अब अचानक से निश्व के सामने उसका फैंटम हैंड होता है। रूचन सही सलामत खड़ा होता है। निश्व को पसीने आ रहे हैं। रूचन कहता है, कुछ नहीं हुआ, निश्व से हिलना मत, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी कलाई को तोड़ दूंगा। अब रूचन अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक ही झलक में निश्व के करीब आ जाता है। निश्व थोड़ा हैरान होता है। अब निश्व की हालत खराब हो जाती है। अब निश्व अपने वेपन को बाहर निकालता है। वो रूचन का ही नाइफ होता है।
उस नाइफ को बाहर निकालकर रूचन निश्व से कहता है, तुम इसे सच में वापस लेना चाहते हो, है ना? देन रूचन निश से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है? वैसे भी हम झगड़े की स्टेट में हैं, इसीलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं। रूचन नाइफ को निश्व के करीब ले आता है। कमांडरी के दूसरे वॉरियर्स भी कहते हैं, तुमने अब हद पार कर दी है। जेन के जाने के बाद शेन रूचन के सामने खड़ा होता है। शेन कहता है, तुम्हें लाइन कमांडरी से काफी ज्यादा नफरत है और उसकी हालत दूसरों के अजीब होती जा रही है। वो फिस्टमैन पर निर्भर रहते हैं। उसके चेहरे पर आंखों में अपना पैर रखते हैं और होठों पर सेले में भाई, क्या ये रिलेशनशिप की वजह से है? चिलियांग कहता है, अगर तुमने हिम्मत की तो मैं इस बेवकूफ के हाथ तोड़ दूंगा। चिलियांग की बात सुनकर शाओचू रोता हुआ कहता है, मेरे भाई को जाने दो। शाओचू कहता है, हम सिर्फ खुद की स्ट्रेंथ पर निर्भर रहते हैं। जब समय नीचे झुकने का होता है तो हमें नीचे झुक लेना चाहिए। इस बात को सुनकर चिलियांग कहता है, तुम ही हो। अब चिलियांग रूचन के भाई शाओचू के सर पर हाथ रखता है, जिससे कि शाओचू को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। रूचन से ये देखी नहीं जाती। रूचन मां शाओचू को बचाने के लिए करीब आता है और उसके हाथ पर एक स्ट्राइक मारता है, जिससे कि चिलियांग का हाथ दूर हो जाता है। अब चिलियांग अपने सभी साथियों को रूचन पर एक साथ हमला करने के लिए कहता है। चिलियांग के सभी साथी रूचन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सिचुएशन को देखकर शाओचू रूचन से कहता है, मुझे यहां मरने के लिए जल्दी से भाग जाओ। इतने इतने सारे लोगों को नहीं हरा सकते। शाओचू अपने मन में अपनी फाइट को याद करता है और वो कहता है, मुझे डर है कि मौत को दावत दे रहा है। रूचन अपनी क्लाउड्स एंड फॉग फिस्ट को इस्तेमाल करता है और एक एक करके उन सभी वॉरियर्स को हरा देता है। रूचन पूरी तरह कंट्रोल में होता है। आखिर में निश्व और चिलियांग ही बचते हैं। रूचन चिलियांग के और भी करीब आता है। चिलियांग पर एक हल्का सा पंच मारता है, जिससे कि चिलियांग घबरा जाता है। चिलियांग कहता है, तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है। चिलियांग खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। रूचन का हमला खत्म होता है। रूचन अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल करके चिलियांग को बेहोश कर देता है। शिंगलिंग धीरे से रूचन को रोकने जाती है। यंगचन उसे देखकर खुद से कह रहा है, इस किड में कुछ ज्यादा ही एनर्जी है, यहां और मजेदार चीजें होंगी। कुछ देर बाद यंगचन एक मेडिसिन और चिलियांग को देती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे दवाई जरूर खिलानी पड़ेगी, उसकी जान बचानी होगी। यंगचन कहती है, चिलियांग अब आप यहां बेहोशी की हालत में रहेंगे। यंगचन कॉफमैन को देखती है। उसे पहली फ्रेमिंग को देखकर लगता है, ये तो खतरनाक है। कॉफमैन कहती है, एक आदमी और औरत के बिहेवियर को मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने आज तक ऐसा बिहेवियर नहीं देखा। यंगचन कॉफमैन को बताती है कि वो यहाँ पर रूचन के भाई से लड़ने के लिए आई है, जिसका उसे सुनकर जेन के पसीने छूटने लगते हैं। जेन को आवाज आती है, लेकिन क्योंकि उसे अपने भाई का बदला लेना था। चिलियांग के बड़े भाई सीनियर कोच ने मेरे छोटे भाई को मारा है और मैंने एल्डर्स से भी परमिशन ले ली है। मैं अपने एकेडमी के रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। यंगचन ये सुनकर चिढ़ जाती है। यंगचन कहती है, शेन तुम्हारी क्या परेशानी है? और कोई नहीं? क्या तुम मुझे चिलियांग का नाम लेकर जाना चाहते हो? शेन ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कांपने लगता है। शेन कहता है, नहीं सिस्टर यंगचन, मैं करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। शेन बिल्ली बन जाती है। तभी यंगचन शेन से कहती है, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम इतनी क्यों डरे हुए हो? मैं तुम्हारे लिए यहां पर चीजों को डिफिकल्ट करने नहीं आई हूं। अब शिंगलिंग यंगचन से कहती है, हमने उसके भाई को मारा है, तुम चीज का एक सॉल्यूशन दो। सभी लोग इस चीज को जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका होता है यहां पर रूचन को बचाने के लिए। शिंगलिंग की बात सुनकर चिलियांग कहता है, अगर तुम्हें 1 महीने बाद मैं इस बार अगली बार से कम नहीं आऊंगा। रूचन की बात सुनकर यंगचन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यंगचन को लगता है कि उसे यहां से जाना चाहिए, कि यह बच्चा पागल है। रूचन इस बात को सुनता है। वो कहता है, सही सुन रहा हूं, हालांकि मुझे इस चैलेंज को देखते हुए। लेकिन वो जीलिन से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। 1 महीने के बाद तुम और मैं लाइफ एंड डेथ के स्टेज पर फाइट करेंगे। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर अपने चौथे भाई का बदला लूंगा। जीलिन इस बात को सुनकर कहता है, चलो तुमने ये खुद ही कह दिया। मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलूंगा, कहीं भाग मत जाओ। रूचन कहता है, सभी फीमेल वॉरियर्स इस बात को नहीं कर पा रहे। टॉप लेवल पर वो लोग इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे। रूचन उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता है। रूचन यंगचन से कहता है, हिम्मत वाला व्यक्ति। यंगचन के इस चैलेंज की वजह से यह मत कहना कि थप्पड़ की वजह से वो मरने वाली है। रूचन यंगचन को मारने का डिसीजन लेता है।
रूचन यंगचन की हालत चेक करते हैं और यह चीज और उसे सभी वॉरियर्स को एक्साइटेड करती है। कुछ टाइम बाद रूचन कहता है, मुझे उसकी बॉडी में जेन्युइन की को डालना है। यंगचन से कहती है, क्या सच में तुमने इसके बारे में ठीक से सोच लिया है? अगर तुम हारे तो तुम शायद से मारे जाओ। अब 10 दिनों के बाद रूचन बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो अपनी ब्लैक कैट को ढूंढने लगता है। रूचन कहता है, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस जो करनी है। तभी अचानक से यंगचन एक गुस्से में आ जाती है। रूचन चुप रह जाता है। यंगचन रूचन से कहती है, इसीलिए मेरी एडवाइस मानो तो तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। शाओवेई बात सुनकर यंगचन से कहती है, तो मैं तुम्हें स्ट्राइक मारकर इस चीज को टेस्ट करती हूं। यंगचन के अंदर का जहर अभी पूरी तरह से नहीं मरा होता। यह बात सुनकर यंगचन जोर से दोबारा अपना असर दिखाकर कहती है, मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत। यंगचन का एक छुपा हुआ वेपन होता है। इस बात को सुनकर श्याओवेई गुस्से में आती है। वो कहती है, तुम्हारे लिए एक लास्ट एडवाइस, बाहर निकलो, नहीं तो मुझे प्रोवोक मत करो। अब श्याओवेई यंगचन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यंगचन अपनी एक स्वॉर्ड की स्ट्राइक की मदद से श्याओवेई को खुद से दूर कर देती है। यंगचन कहती है, तुम्हें मेरी असली पहचान के बारे में पता चल चुका है। मोटिवेटेड वेपन जो है वो सच में डिपार्टमेंट के लोग मेरे लिए काफी ज्यादा स्लो हैं। श्याओवेई भड़क जाता है और वो यंगचन को गाली देते हुए उस पर दोबारा से हमला करता है। यंगचन अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करती है। लेकिन एक और बात, यंगचन उसे अब जब यंगचन और श्याओवेई की बहस हो भी रही होती है, तभी वहां पर शिंगलिंग आ जाती है। शिंगलिंग श्याओवेई को देखकर कहती है कि उसे एक नया खिलौना मिल चुका है। यंगचन और श्याओवेई के बीच की बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यंगचन काफी ज्यादा गुस्से में होती है। इसीलिए वो श्याओवेई से कहती है कि वो अपने मालिक की तरह ही काफी ज्यादा बेशर्म है और अब वो उसकी जीभ को काटने जाना चाहिए। श्याओवेई भी कम नहीं होता है। वो यंगचन को कहता है, यंगचन अपनी जबान बंद कर। यंगचन गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें लगता है मुझे मारना होगा? रूचन शांत होकर जवाब देता है, तुम अपनी चोटों से बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। रूचन कहता है, अगर मुझे मरने के लिए इंस्पायर कर रही थी, आखिर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों करूं? यंगचन खुश हो जाती है। रूचन ये सुनकर हैरान हो जाती है। तुमने बाहर निकलने की हिम्मत की है जब तुम्हें पता था कि मुझे तुम्हें मारने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। अपनी आंखें रूचन आंखें बंद करता है, देखकर कहता है, यह पागल औरत जो है वो बिल्कुल सही समय पर बाहर आई है। चलो मुझे भी देखने को मिल जाएगा कि रूचन की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। यंगचन अपने वेपन को बाहर निकालती है और रूचन से कहती है, रूचन तुम्हारे लिए यह शान की बात है कि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। यंगचन अपने वेपन से रूचन की तरफ हमला करती है, लेकिन तभी रूचन अपनी स्पेस डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। रूचन अपनी स्पेस डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उसका डिफेंस क्रिएट हो जाता है और यंगचन का हमला ब्लॉक हो जाता है। यंगचन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन के अंदर कहती है, कैसे इसने अपने खतरनाक अटैक को सिंपली अपनी ट्रू एनर्जी को रिलीज करके रोक दिया है। शिंगलिंग को समझ में आता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूचन ने सिर्फ अपनी ट्रू क्वी को रिलीज करके यंगचन के हमले को नहीं रोका है। शिंगलिंग अपने मन के अंदर कहती है, आखिर इस बच्चे ने ऐसी कौन सी मिरेकलस टेक्निक को कल्टीवेट किया है। यंगचन अभी भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से रूचन पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रूचन के शील्ड को नहीं तोड़ पा रही होती है। दूसरी ओर रूचन अपने मन के अंदर कहता है, यंगचन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खूंखार है। मैं उनके हमले को ज्यादा देर तक के लिए नहीं रोक सकता। यंगचन और रूचन के इस बैटल की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और ये एनर्जी ड्रैगन मार्शल हॉल के बाहर तक पहुंच जाती है। जैसे ही दूसरे वॉरियर्स उस एनर्जी को बाहर आता हुआ देखते हैं, तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि शायद से इस साल का नंबर 1 फ्रेशमैन खतरे में होगा। शिंगलिंग, जो कि खड़े होकर यंगचन और रूचन की फाइट को देख रही होती है, वो अपने मन के अंदर कहती है, उस रात को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरा प्रैंक था। अगर यहां पर अभी किसी को भी कुछ होता है तो यह सब मेरी गलती होगी। शिंगलिंग को दोषी महसूस होता है, इसीलिए वो यंगचन और रूचन की फाइट को रुकवाने के लिए उनके बीच में जाती है और उनकी फाइट को रुकवा देती है। शिंगलिंग के फाइट को रुकवाने की वजह से रूचन और यंगचन स्लाइड करके पीछे जाते हैं। रूचन शिंगलिंग से पूछता है, आखिर तुम क्या कर रही हो सिस्टर शिंगलिंग? शिंगलिंग रूचन को पहले उसका मुंह बंद करने के लिए कहती है और वो उसे बोलती है कि वो इस चीज को हैंडल करेगी। इस चीज को देखकर यंगचन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि शिंगलिंग उन दोनों के बीच के फाइट में आई है। अब यंगचन शिंगलिंग से कहती है,
शिंगलिंग, यहां से दूर हो जाओ, मुझे इसे आज मारना होगा। शिंगलिंग यंगचन से कहती है, सिस्टर यंगचन, रूचन जो है वो नंबर एक फ्रेशमैन है। अगर आपने इसे आज मार दिया तो एल्डर्स आपको पनिश करेंगे। रूचन को मारने की वजह से आप मुसीबत में फंस जाएंगी और एकेडमी के एल्डर्स आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। शिंगलिंग की बात से यंगचन समझ जाती है कि उस रात को जो इंसिडेंट हुआ था वो जरूर शिंगलिंग से ही रिलेटेड है। यंगचन शिंगलिंग से कहती है, शिंगलिंग, क्या तुम्हें मुझे सच में उसे मारने से रोकने की जरूरत है? शिंगलिंग यंगचन से कहती है कि वो रूचन को नहीं बल्कि उसे बचा रही है। शिंगलिंग की बात सुनकर यंगचन कहती है, मुझे ये नहीं सुनना है। अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालना होगा। अब शिंगलिंग के पास कोई रास्ता ही बचा होता, इसीलिए वह भी यंगचन से फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। अब उन दोनों फीमेल डीमंस की फाइट स्टार्ट होती है। उन दोनों की फाइट को देखकर रूच एकदम शॉक्ड होता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोनों डीमंस के बीच का ड्यूल काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उन दोनों के मूव्स एक से बढ़कर एक होते हैं। रूचन उन दोनों की फाइट को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, अनएक्सपेक्टेड। ये दोनों ही मार्शल आर्ट्स के स्पेशल मार्क्स हैं। शिंगलिंग और यंगचन एक दूसरे से बराबर की टक्कर लड़ रहे होते हैं। अब क्लोज कॉम्बैट के दौरान उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यंगचन शिंगलिंग से कहती है, शिंगलिंग, अगर तुमने मुझे दोबारा से रोका तो मैं तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं रहूंगी। इस बात को सुनकर शिंगलिंग यंगचन से कहती है, अगर आप अभी कुछ नहीं भी करती हैं तब भी जो चोर है वह 1 महीने तक नहीं जी पाएगा। शिंगलिंग की बात सुनकर यंगचन शिंगलिंग से कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि यंगचन और शिंगलिंग के बीच का ये विवाद रूचन के लिए क्या नया मोड़ लाएगा? शिंगलिंग यंगचन से कहती है, रूचन ने जीलिन से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ लाइफ एंड डेथ के स्टेज पर लड़ने वाला है। रूचन के पास अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 20 दिन के बाद उनकी फाइट शुरू हो जाएगी। इस चीज को सुनकर यंगचन पीछे हट जाती है और शिंगलिंग से कहती है, हालांकि जीलिन जो है उसे टॉप एक्सपर्ट की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, लेकिन रूचन की करंट कल्टीवेशन के साथ उसके लिए इस फाइट को लड़ना मौत को दावत देने जैसा है। यंगचन रूचन से पूछती है, क्या 20 दिन बाद तुम सच में जीलिन के साथ लाइफ एंड डेथ के स्टेज पर फाइट करने वाले हो? रूचन इस चीज का जवाब मुस्कुराते हुए देता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। यंगचन इस बात को सुनकर ना चाहते हुए भी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 20 और दिनों तक जीने दूंगी। अगर तुम जीलिन को हरा पाए तो मैं तुम्हारी जान को छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम हार गए तो अगर वो तुम्हें नहीं भी मारता है तो तुम्हें मैं अपने हाथों से मार दूंगी। यंगचन ये कहकर वहां से चली जाती है। अब तभी शिंगलिंग रूचन के साथ बात करती है। शिंगलिंग रूचन से कहती है, क्या तुम्हारे अंदर सच में जीलिन को हराने की हिम्मत है? रूचन इस बात को सुनकर शिंगलिंग से कहता है, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए सिस्टर शिंगलिंग। अब रूचन और शिंगलिंग एक खाली जगह पर जाते हैं। जहां पर पहुंचकर रूचन शिंगलिंग से कहता है, सिस्टर, आप मेरा ख्याल रखिएगा। शिंगलिंग कहती है, चलो अपनी पूरी हिम्मत के साथ मुझ पर हमला करो। अब रूचन अपनी फुल स्ट्रेंथ की मदद से शिंगलिंग पर हमला करता है, लेकिन शिंगलिंग उसे बहुत ज्यादा आराम से रोक लेती है। रूचन के हमले को देखकर शिंगलिंग रूचन से कहती है, तुम्हारे हाथ सच में काफी अच्छे हैं। अब अगला दिन हो जाता है। रूचन और शिंगलिंग दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए उसी खाली जगह पर आ जाते हैं। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद रूचन काफी ज्यादा थक जाता है। रूचन को थका हुआ देखकर शिंगलिंग उसे कहती है, तुम्हारी करंट एबिलिटी के साथ जीलिन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। रूचन शिंगलिंग से कहता है, शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जीलिन को नहीं हरा सकता। इसीलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूं सिस्टर। अब कुछ दिनों के बाद रूचन एकदम कड़ी ट्रेनिंग करता है। शिंगलिंग उसे ट्रेनिंग करता हुआ देखती है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि रूचन के रिजल्ट्स काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं। वो काफी कम समय में एक अच्छे लेवल को अचीव कर लेता है। शिंगलिंग रूचन की काबिलियत को देखकर अपने मन के अंदर कहती है, रूचन सच में एक ऐसा जीनियस है जिसके टैलेंट को तुम मेजर नहीं कर सकते। रूचन हर दिन सुबह से लेकर रात तक ट्रेनिंग करता है। अब एक और दिन आ जाता है। रूचन शिंगलिंग के सामने खड़ा होता है। इस बार रूचन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो शिंगलिंग से कहता है, मेरा ये हमला मेरी पावर से भरा होगा, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से रहिएगा। शिंगलिंग रूचन की बात को सुनकर कहती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते हो। चलो मुझ पर हमला करो। अब रूचन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और अपने गैलोपिंग एलिफेंट टेक्निक को शिंगलिंग पर इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। शिंगलिंग
रूचन की स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। रूचन अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके शिंगलिंग पर हमला करता है। शिंगलिंग सोच में पड़ जाती है कि आखिर कोई व्यक्ति इतने कम समय में इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अपने अंदर कैसे ला सकता है। रूचन के हमले की वजह से शिंगलिंग हवा में उड़ने लगती है। वो अपने आप को संभालती है और पानी के ऊपर लैंड करती है। रूचन शिंगलिंग को देखते हैं और उसे कहते हैं, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब फाइनली मैंने इस टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है। शाम का समय हो जाता है और रूचन और शिंगलिंग रूचन के रूम पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रूचन इतने दिनों से शिंगलिंग की मदद के लिए शिंगलिंग को शुक्रिया कहता है। रूचन शिंगलिंग से कहता है, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं ड्रैगन शेप एलिफेंट शैडो को इतनी जल्दी प्रैक्टिस नहीं कर पाता। शिंगलिंग रूचन से कहती है, लेकिन मैं सच में क्यूरियस हूं कि तुम आधे महीने में कितने ज्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो। रूचन शिंगलिंग से कहता है, 15 दिन बाद आपको ये लाइफ एंड डेथ के स्टेज में पता चल जाएगा। अब अचानक से रूचन शिंगलिंग से पूछता है कि उसने कौन से ग्रेड का आइस गॉड मार्शल सील को ओपन किया है। शिंगलिंग रूचन से कहती है, मैंने 6th ग्रेड आइस गॉड मार्शल सील को ओपन किया है। मैंने आइस गॉड मार्शल सील को तब ओपन किया था जब मैं 2 साल की थी। रूचन इस बात को सुनकर कहता है, अब समझ में आया। यह हैरानी की बात नहीं है कि 13 से 14 साल की उम्र में आप कल्टीवेशन के इतने हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। रूचन की इस बात को सुनकर शिंगलिंग मुंह बना लेती है और वो रूचन से कहती है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? मैं 18 साल की होने वाली हूं। मेरे अंदर इतना हेवन डिफाइंड टैलेंट नहीं है। अब रूचन शिंगलिंग को ध्यान से देखता है और अपने मन के अंदर कहता है, शिंगलिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो 18 साल की होने वाली है। अब शिंगलिंग रूचन से कहती है, जिस कल्टीवेशन को मैंने प्रैक्टिस किया था वो थोड़ी सी खास है, जब तक उसकी ट्रू एनर्जी को नहीं तोड़ा जाता। इसीलिए फर्स्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन में इसकी अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल सेम रहती है। रूचन शिंगलिंग की इस बात को सुनकर कहता है, क्या मैंने मून डीमन गर्ल डिसोल्यूशन 6 हार्मोनियस टेक्निक के बारे में सुना है? और ये टेक्निक तो बिल्कुल जो टेक्निक को आप प्रैक्टिस करते हैं उसकी तरह ही है। शिंगलिंग इस बात को जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो रूचन से पूछती है, क्या तुम्हें 8 डिसोल्यूशन 6 हार्मनी के बारे में पता है? शिंगलिंग को इतना हैरान देखकर रूचन उससे पूछता है, आखिर आप इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं? क्या आपको भी इस कल्टीवेशन मेथड के बारे में पता है? अब रूचन शिंगलिंग को ध्यान से देखता है। शिंगलिंग थोड़ी घबराई हुई होती है। वो रूचन से कहती है, आखिर मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना कि मून डीमन कल्ट के पास ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक है। आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? रूचन शिंगलिंग की हरकतों को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, शिंगलिंग के रेस्टलेस पैरों को देखकर लगता है कि वो जरूर मून डीमन कल्ट से रिलेटेड है। अब शिंगलिंग रूचन से पूछती है, आखिर तुम्हें इस कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में कैसे पता है जूनियर? क्या तुम डीमन कल्ट के कोई स्पाई तो नहीं हो जिसे इस अकेडमी में भेजा गया है? रूचन जिंग शेंग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर शिंगलिंग रूचन से कहती है, अगर तुम स्पाई हुए तो मैं तुम्हें बिना पनिश के नहीं छोड़ूंगी। रूचन शिंगलिंग को सुनकर उनके बारे में मन के अंदर कहता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने इस लास्ट वाली टेक्निक को चुराया था। लास्ट वाली टेक्निक उसे मून डीमन हेड क्वार्टर्स में रखा था। रूचन शिंगलिंग से पूछता है, आखिर जब मैंने आपको 6 हार्मनी के बारे में बताया तो आप उसे सुनकर इतनी शॉक्ड क्यों हो गई? शिंगलिंग ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसी बात है। मैं मून डीमन गर्ल का नाम हो गई है क्योंकि मून डीमन फील्ड में एक ट्रेजर है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। शिंगलिंग रूचन से मुंह फेर लेती है और कहती है, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। शिंगलिंग कहती है, आधे महीने बाद जो मुकाबला होने वाला है उसके लिए इंतजार करेगी। रूचन अपने रूम को जाता है। अब अगले 24 घंटे तक रूचन अपने कल्टीवेशन स्किल को इंप्रूव करता है। जीलिन के साथ बैटल के लिए आखिरी दिन बच जाता है। रात को रूचन प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगले दिन ही जीलिन के साथ फाइट होने वाली थी। एक तरफ रूचन होता है तो दूसरी तरफ जीलिन पेंटिंग के अंदर सो रहा होता है। सोते हुए उसे रूचन की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो घबरा जाता है और वो जाग जाता है। जीलिन उस पेंटिंग से बाहर टकराता है। वो कहता है, मैं अपनी बेइज्जती होने की शान को जरूर हासिल करूंगा। यंगचन ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो कहती है, इस बच्चे के पास दोबारा से काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है। यंगचन भी रूचन को सीक्रेटिवेट करता हुआ देख रही होती है। ट्रेनिंग करते हुए यंगचन को रूचन इतना कुछ खास नहीं दिखता।
इसीलिए वो अपने मन के अंदर कहती है कि आखिर यह कहाँ से आया। इसे तो लोग जीनियस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक आम प्रिंसिपल की तरह ट्रेन कर रहा है। रूचन अपने आसपास की रेड एनर्जी को बनाता है। वैट्स और ये सब वो सिर्फ अपने हेड मूवमेंट्स की मदद से करता है। ये देखकर यंगचन काफी ज्यादा घबरा जाती है। यंगचन कहती है, नहीं, मैं गलत थी। ये स्वॉर्ड फॉल हर्ट नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ को रिलीज करता है। यंगचन अपनी इंप्रूवमेंट को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं समझती। यंगचन कहती है, इस बच्चे ने सच में हर्ट को समझ लिया है। अब यह बच्चा आराम से पत्तियों और फूलों को तोड़ सकता है। हालांकि रूचन की इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इससे उसे अलग कमरे में रखती है। यंगचन कहती है, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग के शिखर स्तर तक पहुंच चुके हो। मुझे डर है कि तुम अभी भी जीलिन को नहीं भी मार पाए। तभी तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। रूचन को अपने पास आता हुआ एक यंग फ्रेशमैन की तरह दिखता है। रूचन खुद से कहता है, आखिर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे ब्रदर से मिलने आए हो। इस बात को सुनकर रूचन आलस में कहता है, क्या मैं तुम्हारा फॉलोअर हूं? मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को नहीं मानता। रूचन इस बात को सुनकर कहता है, चलो कोई बात नहीं, अपने ब्रदर से मिलने के लिए जाओ। लेकिन तभी वहां पर जगफेंग आ जाता है। जगफेंग उनसे कहता है, नोवेम प्रिंस अब फाइनली सेशन से बाहर आ चुके हैं। बहुत बड़ी चीज हुई है। जगफेंग की बात सुनकर रूचन रुक जाता है और पीछे मुड़कर जगफेंग से पूछता है, आखिर क्या हुआ। जगफेंग के साथ एक और यूनो कमांडरी की वॉरियर होती है। वॉरियर रूचन से कहती है, जब आप सेशन में थे तो कमांडरी के काफी ज्यादा डिसिपल्स ने यूनो कमांडरी के डिसिपल्स को इंजर्ट किया और उन्हें दबाए रखा। रूचन से जगफेंग कहता है, इसने बिल्कुल सही कहा। हमारे दो डिसिपल्स जो कि मिशन पर गए थे वो अभी तक वापस लौटकर नहीं आए। रूचन किसी और कमांडरी के डिसिपल्स को छोड़कर वापस अपनी प्रैक्टिस पर लौटने लगा। जगफेंग इस बात को सुनकर उसे कहता है, क्या इस चीज को नहीं लेंगे। रूचन को ट्रेन करने के लिए जो होते हैं वो इन बातों के बीच में नहीं आते, और इसीलिए वो घमंड में आकर वेस्टर्न एकेडमी के मामले जो है उन्हें ही संभालते हैं। वो जो है, और इसीलिए कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। रूचन इस बात को सुनकर कहता है कि जब तक एकेडमी के रूल को इंसर्ट नहीं करते हैं तब तक रूल को तोड़ना नहीं कहा जाएगा, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो हमसे फाइट बैक कर रहे हैं। कमांडरी के दूसरे डिसिपल्स रूचन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। जगफेंग कहता है, नहीं तो हम एकेडमी में शांति से नहीं रह सकते। रूचन चिंता जी भी नहीं रह सकते। रूचन कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि वो हमें धमका रहे हैं तो मैं उनके साथ खेलूंगा। रूचन जगफेंग से कहता है, वैसे तुम मुझे यहां पर ढूंढने के लिए क्यों आए थे। जगफेंग कहता है, मैं आपको सबसे ज्यादा बताना तो भूल ही गया। चिलियांग अपने डिसिपल्स के साथ परेशान करने के लिए मुझे हरा दिया। वो ऐसा कर रहे हैं ताकि वो आपके दिमाग को दुख पहुंचा सके, जिससे कि आपकी मेंटालिटी जो है और लाइफ एंड डेथ के मुकाबले में अच्छी तरीके से फाइट ना लड़ पाए। रूचन ये सुनकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो मुझे ब्रदर शाओचू की जगह पर लेकर चलो। ये करने की हिम्मत कौन करेगा। अब रूचन अपने ब्रदर को बचाने के लिए वहां से निकलता है। दूसरी ओर दूसरे कमांडरीज में ये बात आग की तरह फैल जाती है। कमांडरी का जो लीडर है वो कमांडरी के लीडर को परेशान करने के लिए जाने वाला है। अब क्योंकि वो रूचन को नहीं मार सकता, वास्क इसीलिए वो आसान वॉरियर्स को टारगेट की चीज से काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। दूसरी ओर शाओचू की काफी ज्यादा पिटाई होती है। उसकी यूनो कमांडरी के साथियों के साथ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। चिलियांग रूचन के पास जाता है। चिलियांग कहता है, देखो, मैंने तुम्हारी डायमंड फिंगर को इस्तेमाल किया। तुम्हारा हाथ ही डिसेबल हो चुका है, लेकिन मेरा हाथ जो है उसे तुम्हारे ब्रदर ने परमानेंटली डिसेबल कर दिया। अब मैं क्या करूं। अगर तुम कह देते हो कि शाओचू बहुत कमजोर और डरपोक है तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इस बात को सुनकर चिलियांग से कहता है, इस चीज के बारे में सपना मत देखो। तुम्हें नहीं लगता कि मेरा ब्रदर तुम्हारे दूसरे हाथ को भी काट देगा। मैगशी के बगल में खड़ी कमांडरी की दूसरी वॉरियर शाओचू से कहती है, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। उस वॉरियर के हाथ में एक वेपन होता है और वो शाओचू से कहती है, क्यों ना मैं तुम्हारा हाथ काट दूं। शाओचू इस चीज से काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो लड़की शाओचू पर उस वेपन से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सही समय पर रूचन वहां पर आ जाता है। वो अपनी फिस्ट से लड़की के वेपन को तोड़ देता है। वो लड़की पीछे हो जाती है और घबराते हुए कहती है, तुम एक औरत को नहीं मारोगे, है ना। रूचन उस वॉरियर की इस बात को सुनकर कहता है, तुम जरूर एक औरत हो, लेकिन तुम एक बुरी औरत हो। रूचन के हमले से पता चलता है कि उस वॉरियर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है।
वो उड़ते हुए नीचे जमीन पर गिरती है। चिलियांग हैरान होकर कहता है, वो तो एक प्रिंस है, कैसे उसने हमला किया था? रूचन शाओचू को देखकर उसे कहता है, ब्रदर थोड़ा ध्यान रखना। रूचन चिलियांग पर एक जोरदार पंच मारता है। चिलियांग रूचन की स्पीड का पता नहीं लगा पाता, इसी के आने के बाद उसे चोट आती है। अब रूचन ईशुन से कहता है, तुम बस दूसरों की पावर पर इतना उछल रही हो, तुम मेरे ब्रदर को और बुली नहीं करोगी। तो चलो एक साथ चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। इस बात को सुनकर दूसरे वॉरियर्स कहते हैं, सच में दबंग, ऐसा घमंड ज्यादा समय तक नहीं रहता। चिलियांग अपने पैरों पर खड़ा होता है और कहता है, इतने घमंडी मत बनो। मैंने पिछली बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता था। अब क्योंकि तुम्हें बिहेव करना नहीं आता है, तो इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रूचन चिलियांग की इस बात को सुनकर उसे कहता है, अब क्योंकि तुमने ये कह दिया है तो पोलाइट मत होना और ना ही दिखावा करना। चिलियांग इस बात को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। मुझे अपनी ब्लड एनर्जी को इस्तेमाल कर उसे ही मारना होगा। चिलियांग मन ही मन कहता है कि रूचन को कोई भी कसम खाने को नहीं करेगा। तो इस बात को सुनकर अपने मन के अंदर एक और दीवाना रूचन के सामने खड़ा होकर उसे कहता है, तुमने बस अपने वेपन को अपने बर्ड एनर्जी के साथ लिक्विफाई किया है। रूचन निश्व के हमले को डज करता है, जिसके बाद वो आसमान में चला जाता है। रूचन निश्व से कहता है, चलो देखते हैं, क्या तुम मेरे मूव को सह पाओगे? अब रूचन अपने मूव को तैयार करना लगता है। अब रूचन निश्व पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। रूचन के इस हमले के इम्पैक्ट से निश्व जाकर जमीन पर गिरता है और जमीन भी इस चीज से टूट जाती है। कमांडरी के लोग ये देखकर काफी ज्यादा दंग हो जाते हैं। वो बात करते हैं कि रूचन अब निश्व के सामने घबरा रहा होता है। निश्व घबराते हुए रूचन से कहता है, मुझे मत मारना। अब रूचन कमांडरी के दूसरे वॉरियर्स की तरफ देखने लगता है और उनसे कहता है, क्या कोई ऐसा और है जो कि मुझसे फाइट करना चाहता हो? रूचन बीच में जगफेंग को बताता है कि चिलियांग ने उसे पहले काफी ज्यादा परेशान किया जाता है। रूचन उनसे उसका बदला लेने की बात करता है। रूचन उन दोनों वॉरियर्स की तरफ देखता है और अपने मन के अंदर कहता है, शाओचू को जरूर इन लोगों ने पहले काफी ज्यादा बुली किया होगा। उन दोनों वॉरियर्स की तरफ देखते हुए रूचन उनसे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कमांडरी के डिसिपल्स को बुली करना इतना आसान है? अब अपने भाई के लिए तुम लोगों से बदला लूंगा। रूचन को सुनकर वो दोनों वॉरियर्स घमंड में आकर रूचन का मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कल तुम जिंदा रहोगे? रूचन उनकी इस बात को सुनकर उनसे कहता है, चाहे कल जो भी हो, लेकिन आज मुझे तुम्हें तुम्हारे क्लासमेट की तरह ही पीटना होगा। अब वो दोनों वॉरियर्स अपने वेपन को बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर रूचन दोबारा से आयरन क्लिप फिस्ट को इस्तेमाल कर रहा होता है। रूचन कहता है, सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। अब रूचन एक ही स्ट्राइक में उन दोनों को हरा देता है, जिससे कि स्क्वायर कमांडरी के दूसरे वॉरियर्स को काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। रूचन के टैलेंट को देखकर चिलियांग को चीज वाकई इंप्रेसिव लगती है। कमांडरी के वॉरियर्स सोचने लगते हैं कि इस तरीके से रूचन को चैलेंज करना नासमझी नहीं थी। उन दोनों वॉरियर्स को हराने के बाद रूचन कमांडरी के वॉरियर्स से कहते हैं, कमांडरी के वॉरियर्स आगे आकर मुझे चैलेंज करना चाहते हैं? इस बात को सुनकर कमांडरी के वॉरियर्स कहते हैं, सच में काफी ज्यादा भयानक। रूचन ने निश्व को काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया। कमांडरी के डिसिपल्स से बात करने कमांडरी के डिसिपल्स काफी ज्यादा खतरे में हैं। रूचन गुस्से भरी आंखों से कमांडरी के वॉरियर्स को दोबारा देखता है और कहता है, अगर कोई मुझे चैलेंज नहीं करना चाहता है और कोई चैलेंजर नहीं है, तो मैं एक एक करके तो मैं हराऊंगा। इस बात को सुनकर जगफेंग रूचन से कहता है, आप इस चीज की परेशानी ना उठाइए, हम लोग इस चीज का ख्याल रख लेंगे और इन सभी को सबक सिखाएंगे। जगफेंग की इस बात को सुनकर रूचन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो आप लोग ध्यान रखना। अब जगफेंग उन दूसरे डिसिपल्स के पास जाता है और उनसे कहता है, मेरे क्लासमेट्स, क्या तुम लोग मेरे साथ मार्शल आर्ट्स के मूव्स को एक्सचेंज करना चाहोगे? जगफेंग उन सभी डिसिपल्स को बुली कर रहा होता है। अब जगफेंग शाओचू के पास जाता है और उसे भी खुद को ज्वाइन करने के लिए कहता है। शाओचू भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है और वो लोग मिलकर स्क्वायर कमांडरी के डिसिपल्स पर काफी ज्यादा अत्याचार करते हैं। सुबह होते ही कमांडरी के सभी डिसिपल्स की हालत बद से बदतर हो चुकी होती है। सुबह होते ही जीलिन वहां पर आता है। अपने भाई बहनों की इस हालत को देखकर जीलिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, बहुत हुआ, हम सभी लोग वेस्टर्न एकेडमी के डिसिपल्स हैं, आखिर तुम सब ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो?
जीलिन की बात सुनकर रूचन जीलिन से कहता है, जब तुमने मेरे दोनों हाथों को तोड़ा था, तो क्या तब तुम्हें इस चीज का ख्याल नहीं आया कि तुम भी मुझ पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे हो? रूचन की बात सुनकर फैंग जीलिन मुस्कुराते हुए उसे कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि रूचन तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा जब वो लाइफ एंड डेथ की स्टेज पर मारा जाएगा? तब मैं समय निकालकर तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। रूचन जीलिन से मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुम इतने ज्यादा घमंड में हो कि तुम जीत जाओगे। रूचन की बात सुनकर जीलिन कहता है, हाँ, लेकिन रूचन से अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना आज रात को हम लाइफ एंड डेथ स्टेज पर फाइट करें और देखें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सच में आपके अंदर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत है ना? चिलियांग रूचन को भड़काते हुए रूचन को समझाने लगता है कि उसे फैंग जिलिन की इस घटिया ट्रिक में नहीं फंसना चाहिए। उसने अभी अभी 3 मास्टर्स को रो में हराया और इसीलिए इतनी जल्दी फाइट करना डिसएडवांटेज है। रूचन चिलियांग की बात सुनकर उसे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा रहेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लूं। रूचन की बात सुनकर जेंगफेंग को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन जेंगफेंग भी काफी ज्यादा समझदार होता है। वो फैंग जिलिन को जवाब देता है, तुम मुझे भड़का नहीं सकते। मैं तुम्हारी तरह डम्ब नहीं हूं। जीलिन जगफेंग की इस बात को सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वो रूचन को मारने के बाद जेंगफेंग को भी खत्म कर देगा ताकि वो रिवेंज निकाल सके। रूचन अपने हाथ को ऊपर उठाता है। रूचन कहता है, अब क्योंकि आपने आज रात के कंपटीशन के लिए हाँ कर दी है, तो मेरे लिए यहां पर कहने के लिए कुछ नहीं है। आज रात को सभी प्रॉब्लम्स को सेटल करते हैं। रूचन कहता है, आज रात मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ के स्टेज पर मिलूंगा। अब रात हो जाती है और रात के समय सभी लोग लाइफ एंड डेथ के स्टेज पर इकट्ठा हो जाते हैं फाइट को देखने के लिए। हैरानी की बात यह भी होती है कि शिंगलिंग से पहले यंगचन लाइफ एंड डेथ के स्टेडियम में पहुंची होती है और ये चीज शिंगलिंग को हैरान करती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि सिस्टर यंगचन भी वहां पर इतनी जल्दी आई होगी। अब यंगचन शिंगलिंग से पूछती है, तुम मुझसे पहले यहां पर? क्या आपको चिंता है? शिंगलिंग की बात का जवाब देते हुए यंगचन शिंगलिंग से कहती है कि वो यहां पर इसीलिए आई है कि वो ये चीज देखे कि कैसे रूचन मारा जाएगा। शिंगलिंग यंगचन की बात सुनकर अपने मन के अंदर यंगचन को दोगली बताती है। कुछ टाइम बाद रूचन और जीलिन लाइफ एंड डेथ के स्टेज पर खड़े होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। लाइफ एंड डेथ के स्टेज के अगल बगल काफी ज्यादा चीखें और कांटे होते हैं और ये चीज सच में काफी ज्यादा भयानक होती है। इस फाइट को करीब से देखने के लिए जिंग शेंग और शिंगलिंग भी वहां पर मौजूद होते हैं। जिंग शेंग जीलिन को गंभीरता से फाइट करता हुआ देख रूचन से कहती है, मैंने भी फ्रैंक को मारने में तुम्हारा साथ दिया था, इसलिए तुम्हारी जगह मुझे फैंग जीलिन से लड़ने दो। जीलिन की इस बात को सुनकर रूचन जीलिन से कहते हैं, तुम मेरे बाद लड़ सकती हो, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने दो। अब रूचन पीछे मुड़ जाता है। जीलिन को देखते हुए अपने मन के अंदर रूचन कहता है, तुम्हारा सर मेरा होगा। तुम यहां पर नहीं हो सकते। दूसरी ओर जैसे ही इस फाइट की खबर एल्डर शीन को मिलती है, तो वो दौड़ते हुए लाइफ एंड डेथ के स्टेज की ओर जाने लगते हैं। क्योंकि वेस्टर्न रीजन में बहुत कम ही कोई जीनियस डिसिपल्स मिलते हैं और जैसे रूचन जैसे जीनियस डिसिपल्स का मिलना इतना आसान भी नहीं होता और इसीलिए रूचन को मरने नहीं दिया जा सकता। एल्डर शीन इस ड्यूल को रुकवाने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एल्डर वू उन्हें रोककर कन्विंस करने लगते हैं। एल्डर वू कहते हैं, ये ड्यूल दो जूनियर्स के बीच में है, इसीलिए रूच को इस चीज के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। एल्डर वू एल्डर शीन से कहते हैं, रूचन की किस्मत ही कुछ ऐसी है, वो यहां मरने वाला नहीं है। पर अगर रूचन मारा जाता है तो वो लाइफ एंड डेथ के स्टेज पर जाकर खुद से कहते हैं, मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं करूंगा। रूचन के चेहरे पर कल्टीवेशन की गंभीरता है और उसके दिल में अपनी मां और बहन की यादें साफ झलकती हैं। जीलिन रूचन से कहता है, एक नोबल मैन के लिए यह छोटा सा काम है, वैसे भी कमांडरी के एल्डर बनने के लिए जो भी कमांडरी का टाइटल लेना चाहेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। रूचन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉन्फिडेंट अकेडमी को क्या लगता है, लेकिन मेरे लिए यह लाइफ एंड डेथ का मामला है। जीलिन पूछता है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? अब क्योंकि यह लाइफ एंड डेथ स्टेज है, तो हथियारों का इस्तेमाल अनिवार्य है। जैसे ही प्रिस्क्राइब्ड वेपन्स सामने आते हैं, जीलिन दौड़ते हुए एक स्वॉर्ड की ओर जाता है। लेकिन रूचन अपने मन में कहता है, जीलिन अपने हाथ ऊपर रखो। अच्छे वेपन से भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जीलिन एक स्वॉर्ड को लेने जाता है, लेकिन रूचन पहले से ही तैयार होता है।
जीलिन सोचता है, आखिर ये बच्चा मुझसे तेज कैसे हो सकता है? जीलिन का स्वॉर्ड बिना एनर्जी के होता है और रूचिन अपने हथियारों को निकालकर जानलेवा हमला करने लगता है। जीलिन कहता है, ये इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगी, लेकिन रूचिन सही समय पर पीछे हट जाता है। एक स्पीयर से एक पपेट जमीन तोड़ देता है। जीलिन कहता है, तुमने मुझे पीछे धकेल दिया है, लेकिन अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। रूचिन जवाब देता है, मुझे फाइनली पता चल चुका है। पीछे जाकर अपने हथियारों से एक साथ हमला करता है। कमांड्री के डिसिपल्स का सारा ध्यान बकवास बातों में होता है। रूचिन बिना किसी टोकन के हमला करता है। रूचिन जीलिन के अटैक को ब्लॉक करता है। रूचिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अटैक मेरे खिलाफ काम करेगा? जीलिन कहता है, मेरे पास अब बर्ड लाइन एबिलिटी है। अब अचानक से स्टेज के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। चारों तरफ एनर्जी भर जाती है। कमांड्री के लोग डरने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि शायद जीलिन हार सकता है, लेकिन कुछ जीनियस को हराना नामुमकिन होता है। जीलिन रूचिन के कल्टीवेशन को देखकर कहता है, तुम्हारी स्पीड का कोई फायदा नहीं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जीलिन अपने पावरफुल स्पीयर से हमला करता है, लेकिन रूचिन उसका अटैक बड़ी आसानी से डज कर देता है। जीलिन जोर से हंसते हुए कहता है, तुमने मेरे अटैक को डज कर लिया, लेकिन ग्रुप अटैक से नहीं बच पाओगे। जीलिन दोबारा से अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करता है। इस बार उसकी स्पीयर स्टेज पर एक भयंकर धमाका करती है। स्टेज के ऊपर आग की लपटें उठती हैं। यूनो कमांड्री के वॉरियर्स सोच में पड़ जाते हैं। क्या रूचन की हालत ठीक होगी? डेंगफेंग यूनो कमांड्री के वॉरियर्स को बताता है कि जितनी बार भी उसने रूचन के खिलाफ फाइट की है, हर बार उसे एक ही चीज पता चली है कि रूचन सरप्राइजिंग है। जिकुन भी बीच में कहती है कि उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल है जिन्होंने ना कभी रूचन के खिलाफ फाइट की है और ना ही उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है। इन जैसे लोगों को रूचन की असली ताकत के बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा और ना ही वो उसकी ट्रू स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। दूसरी ओर बैटलफील्ड में फेंग जिलिन अपने आसपास देखता है। उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। बहुत घबरा रहा होता है। तभी उस धुएं के बीच से रूचन फेंग जिलिन के ऊपर अपनी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। रूचिन के इस जबरदस्त हमले का इम्पैक्ट फेंगजिलिन पर पड़ता है और वह अपनी जगह से काफी दूर जा गिरता है। रूचिन के इस हमले को देखकर शिंगलिंग बोल उठती है कि कुछ ही दिनों में रूचिन की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। यहां तक कि जब उसने पिछली बार शिंगलिंग के साथ कल्टीवेट किया था, तब वो इतना स्ट्रांग नहीं था। शिंगलिंग कहती है कि अगर रूचन अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करता है, तो शायद फेंग जिलिन पूरी तरह से हार सकता है। यंगचन भी रूचन की ताकत देखकर चौंक जाती है और अपने मन से चन शिंगलिंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि अगर रूचन जीत जाता है तो तुम उसे नहीं मारोगी। यंगचन शर्माते हुए कहती है, तब तक इंतजार करो जब तक वो जीत न जाए। इस फाइट को दूर से एक और डिसिपल देख रही होती है। वो डिसिपल कहती है कि ये ड्यूल वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है और रूचन सच में एक स्ट्रांग और वर्थी अपोनेंट है। दूसरी ओर लाइफ एंड डेथ के स्टेज में रूचन के इस हमले की वजह से फेंग जिलिन जमीन पर गिर पड़ता है। फेंग जिलिन के कपड़ों के पीछे स्क्वायर कमांड्री का जो एम्ब्लेम बना होता है, उसे भी रूचन तबाह कर देता है। इस चीज को देखकर वॉशिंग को बहुत गुस्सा आता है और वह रूचन से शिकायत करने लगता है कि उसने जानबूझकर स्क्वायर कमांड्री को उकसाने के लिए ऐसा किया है। रूचन वॉशिंग की बात सुनकर कहता है, स्क्वायर कमांड्री बहुत समय से यूनो कमांड्री की दुश्मन रही है, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूचन की इस बात को सुनकर स्क्वायर कमांड्री के सभी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं। वॉशिंग गुस्से से कहता है, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी यूनो कमांड्री दोनों को नर्क में भेज दूंगा। फेंगजिलिन वॉशिंग की बात सुनता है और हंसते हुए खड़ा होता है। वो रूचन से कहता है, तुमने खुले में प्रिंस वॉशिंग को चैलेंज करने की हिम्मत की है। अब अगर मैं तुम्हें मार भी दूं, तो वह मुझे बाद में बचा लेंगे। अब फेंगजिलिन दोबारा अपनी स्पीयर से हमला करता है, लेकिन एक बार फिर रूचन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डज कर देता है। फेंगजिलिन फिर से हमला करता है, लेकिन रूचन एक और बार उसका हमला टाल देता है। फेंगजिलिन रूचन को डज करता देख कहता है, अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो छुपो मत, मुझसे आमने सामने फाइट करो। रूचन कई बार वॉशिंग के हमलों को डज करता है, जिसके बाद वो थोड़ा थक जाता है। अब रूचन फेंगजिलिन से कहता है, तुम मेरे कपड़े तक नहीं छू सकते और बात करते हो मुझसे फाइट करने की काबिलियत की।
अब रूचन अपनी स्वॉर्ड निकालकर फेंग जिलिन पर हमला करता है। फेंग जिलिन ने अपनी स्पीयर को बीच में लाकर रोजन के हमले को रोक दिया। रोजन की ताकत देखकर फेंग जिलिन बुरी तरह घबरा गया। वह सोचने लगा कि आखिर रोजन के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। स्टेज पर एक और बार धमाका हुआ। दर्शकों में बैठे शिष्य अब भी सोच रहे थे कि क्या रोजन फेंग जिलिन को हरा पाएगा। दूसरी ओर शिंगलिंग अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर इन जैसे घमंडी लोगों को रोजन के जादू के बारे में कैसे ही पता चलेगा। शिष्य आपस में बात करने लगते हैं कि फेंग जिलिन जैसी ताकत और इतनी ज्यादा स्पीड गति के बाद भी रोजन को एक स्पष्ट लाभ, क्लियर एडवांटेज मिलेगा। अगर फेंग जिलिन अपने अंतिम दाम को ठीक से इस्तेमाल नहीं करता है तो वह हार जाएगा। और इस फाइट को देखते हुए यांग चेन के पसीने छूट रहे थे। शिंगलिंग यांग चेन की इस हालत को देखकर उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है सिस्टर चेन, रोजन के अंदर फेंग जिलिन को हराने की शक्ति? इसलिए आपको अपनी बात पर टिके रहना होगा और फाइट खत्म होने के बाद रोजन को जाने देना होगा। और वैसे भी आप दोनों का एक अच्छा जुड़ाव कनेक्शन। अब उस रात की बात करने लगती है, जिसे सुनने के बाद यांग चेन और ज्यादा भड़क जाती है। और वह शिंगलिंग से कहती है कि अगर उसने उस रात की बात दोबारा की तो अगर फेंग जिलिन के खिलाफ रोजन जीत भी जाता है तो उसके बावजूद भी वह उसकी जान जरूर लेगी। यांग चेन की इस बात को सुनकर शिंगलिंग मुंह बना लेती है और अपने मन के अंदर कहती है, उसके शब्द जो है वह उसकी भावनाओं से मेल मैच नहीं खा रहे हैं। जंग का मैदान नया मोड़। दूसरी तरफ स्टेज के अंदर का धुआं गायब होने लगता है, जिसके बाद फेंग जिलिन रोजन के सामने खड़ा होता है। उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है। फेंग जिलिन रोजन को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, रोजन की साधना का स्तर, कल्टीवेशन लेवल और मेरी कल्टीवेशन लेवल के बीच में एक बहुत बड़ा अंतरैप है। उसके बावजूद भी वह मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ाई फाइट कर रहा है। इस तरीके के असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी को मैं जिंदा नहीं रहने दे सकता। फेंग जिलिन की इस हालत को देखकर रोजन उसे कहता है, तुम्हें पता लग गया होगा कि हम दोनों के बीच का अंतरेंस क्या है। तुम्हारे लिए मेरे साथ और लड़ना व्यर्थ, पॉइंटलेस है। क्यों न तुम। इससे पहले कि रोजन कुछ और कहता, फेंग जिलिन अपनी रक्त निर्माण का इस्तेमाल करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। रोजन ये देखकर हैरान हो जाता है। इस ब्लड फॉर्मेशन के बाद फेंग जिलिन पूरा लाल हो जाता है और वह रोजनन से कहता है, रोजन, तुमने तुम्हारे जीवन रक्षा की आखिरी लास्ट उम्मीद को भी अब खो दिया है। अब तुम्हें मारकर मैं अपनी घृणा को संतुष्ट करूंगा। और फेंग जिलिन रोजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रोजन भी अपनी चालों का इस्तेमाल करके फेंग जिलिन को पीछे रखने की कोशिश करता है। रोजन को यह करता देख धीरे धीरे करके पीछे जाने लगता है। अब रोजनिन अपनी तलवार कला का इस्तेमाल फेंग जिलिन पर करता रहता है और फेंग जिलिन हर एक तलवार के वार के बाद पीछे होता जाता है, जिसके बाद वह चालाकी से रोजन को अपनी ब्लड फॉर्मेशन के पास ले आता है। रोजन का पैर ब्लड फॉर्मेशन में लग जाता है, जिसके बाद रोजन को एहसास होता है कि वह एक जाल ट्रैप में फंस चुका है। रोजन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह अपने मन के अंदर कहता है, वह मेरे हर मूव के बाद पीछे हटता रहा ताकि वह मुझे अपने ब्लड फॉर्मेशन में ला सके। रोजन को ब्लड फॉर्मेशन में फंसाने के बाद फेंग जिलिन अपने हथियार वेन को ऊपर उठाता है और रोजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रोजन अपनी इस खराब स्थिति में अपनी पविंटी तलवार तकनीक, सेक्रेट बेल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने चारों ओर एक रक्षा कवच, डिफेंस को बना लेता है। फेंग जिलिन का हमला रोजन के बेल घंटी पर जाकर लगा, जिससे रोजन के नीचे की जमीन तक टूट गई। फेंग जिलिन काफी ज्यादा पागल हो चुका था और चिल्लाते हुए रोजन से कहता है, जिस मध्यवर्ती रक्त निर्माण को मैंने बनाया है वह मेरी ताकत को बढ़ाएगी और उसी समय पर तुम्हारी ताकत को घटाएगी। अब तुम मारे जाओगे। आखिरकार फेंग जिलिन के हमले से रोजन की पवित्र घंटी टूट जाती है और रोजन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। रोजन की खराब हालत देखकर यांग चेन अपनी जगह से उठ जाती है। यांग चेन के चेहरे पर पसीना और मन में रोजन की चिंता होती है। शिंगलिंग भी इस चीज को देख लेती है और वह समझ जाती है कि जाहिर तौर पर यांग चेन को शुरुआत से ही रोजन की चिंता हो रही थी। बस वह ऐसा दिखावा कर रही थी कि उसे रोजन की चिंता नहीं है। फेंग जिलिन के इस हमले के बाद चौकोर कमान के शिष्यों को लगता है कि रोजन अब मर चुका है।
हालांकि कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं जो रोजन के हमलों की तारीफ करते हैं। दूसरी ओर इस लड़ाई को देखकर ननकियान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। एल्डर एली जिलिन के इस हमले के बाद मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर कहते हैं, फेंग जिलिन सच में काफी ज्यादा प्रतिभाशाली है। अगर मैं उसे अच्छे से संसाधन दूं साधना करने के लिए, तो शायद वह एक शान रैंक युद्ध विशिष्ट बन सके। जिलिन के इस हमले के बाद जिलिन एक चट्टान के ऊपर अपना पैर रखता है और रोजन की हालत को देखकर उसे कहता है, ये मध्यम स्तर रक्त निर्माण मेरी ताकत को बढ़ाएगा और तुम्हारी ताकत को घटाएगा। तुम अब मरने वाले हो। रोजन ये सुनकर कहता है, सपना मत देखो। रोजन अपने मन के अंदर कहता है कि अगर उसने अपनी स्थानिक क्षेत्र को इस्तेमाल कर लिया होता, तो वह आसानी से इस युद्ध को जीत जाता। लेकिन अभी भी रोजन को स्थानिक क्षेत्र को इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं होती। रोजन की खराब हालत का फायदा उठाते हुए फेंग जिलिन दोबारा से रोजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह रोजन से कहता है, तुम अब बस मरने वाले हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम शांत रहने का दिखावा कर रहे हो। अब तो मुझे तुम्हें नर्क में भेजना ही पड़ेगा बच्चे। फेंग जिलिन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रोजन अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और तलवार दिल का अनुसरण करती है, कि उच्च स्तर की तकनीक को इस्तेमाल करता है। रोजन के इस हमले को देखकर फेंग जिलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में रोजन की इतनी ज्यादा ज्यादा श्रेष्ठ तलवारबाजी तकनीक की वजह से फेंग जिलिन स्टेडियम की धूल चाटता है। रोजन की इस तकनीक को देखकर एल्डर ननकियान की आंखें चमकने लगती हैं। एल्डर ननकियान कहते हैं, यह तो तलवार दिल का अनुसरण करती है, उच्च स्तर पर है। आखिर रोजन इस स्तर को इतनी कम उम्र में कैसे हासिल कर सकता है? एल्डर एली इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वह अपने मन के अंदर कहते हैं, यह तो नामुमकिन है। रोजन की यह चीज शिंगलिंग को काफी ज्यादा हैरान कर देती है। रोजन की तलवारबाजी की प्राप्ति सच में काफी ज्यादा भयानक होती है। यांगचेन काफी ज्यादा हैरानी में अपने मन के अंदर कहती है, तलवार दिल का अनुसरण करती है, वो भी इतने उच्च स्तर तक पहुंचना। इस स्तर पर तो मैं भी नहीं पहुंची हूं, लेकिन रोजन उस स्तर को हासिल कर चुका है। यांग चेन को इतना ज्यादा हैरान देखकर शिंगलिंग पीछे से उसे कहती है, सिस्टर चेन, क्या तुम अभी भी रोजन जैसे जीनियस को मारना चाहती हो? यांग चेन शिंगलिंग की बात का जवाब देती है और वह उसे बताती है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर वह जीनियस हो, उसका चरित्र बहुत ज्यादा खराब है। यांग चेन शिंगलिंग को कहती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे स्वीकार कर लूं? शिंगलिंग यांग चेन को कहती है, तुमने पहले ही उसके साथ एक रात बिताई थी, अब तुम क्या ही कर सकती हो? यांग चेन शिंगलिंग से कहती है कि अगर वह रोजन को जाने भी देती है, तो भी रोजन को स्वीकार करना असंभव है। शिंगलिंग यांग चेन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तब उसे यानी कि शिंगलिंग को दोष न करना जब वह रोजन के प्यार में गिर जाए। शिंगलिंग की बात सुनकर यांग चेन शिंगलिंग से कहती है, तुम उसे पसंद नहीं करती हो, है ना? शिंगलिंग यांग चेन को बताती है कि रोजन बिल्कुल उत्कृष्ट है, इसीलिए रोजन के प्यार में गिरना नामुमकिन नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद यांग चेन रोजन की तरफ देखती है और शिंगलिंग से पूछती है, शिंगलिंग, क्या तुम्हें लगता है कि रोजन के लिए संत बनना संभव है? यांग चेन की बात सुनकर शिंगलिंग उसे कहती है, 36 छावनियों में कोई भी संत नहीं है। हालांकि रोजन काफी ज्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके लिए संत बनना ना नामुमकिन है। अब शिंगलिंग यांग चेन को यह भी बात कहती है कि उसे लगता है कि अगर रोजन अभ्यास करता रहा, तो शायद जब वह स्वर्गीय सर्वोच्च क्षेत्र पर पहुंचे, तो वह एक अर्ध संत बन पाए। शिंगलिंग की बात सुनकर यांग चेन अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है, अर्ध संत। अब यांग चेन रोजन के बारे में और ज्यादा जिज्ञासु हो जाती है। बैटल स्टेज पर जबरदस्त मोड। दूसरी ओर युद्ध मंच में जिलिन, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसके शरीर के आसपास बहुत ज्यादा खरोंचे आ चुके होते हैं। जिलिन अपने मन के अंदर कहता है, आखिर रोजन की तलवारबाजी इतनी ज्यादा उत्कृष्ट कैसे हो सकती है? मैं उसे 3 युद्ध कला क्षेत्रों ऊपर हूं। मैं उसे जरूर हरा सकता हूं। अब जब जिलिन इस बकवास को कर ही रहा होता है, तभी पीछे से रोजन आकर उस पर अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे कि सही समय पर फेंग जिलिन रोक कर लेता है। रोजन उसे ये करता देख उसे कहता है, फेंग जिलिन, अब तुम हार चुके हो। अब रोजन दोबारा से फेंग जिलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रोजन को खुद पर हमला करता देख फेंग जिलिन उसे कहता है, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो, तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। फेंग जिलिन की बात सुनने के बाद रोजन दोबारा से अपनी तलवार तकनीक को तैयार करता है। इनके ऊपर एक बहुत बड़ी लहर आ जाती है और ये पानी की लहर फेंग जिलिन को डुबा देती है, जिसकी वजह से फेंग जिलिन को सांस नहीं आती और उसे काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ समय बाद जब स्टेज से पानी खत्म होता है, तो रोजन फेंग जिलिन के पास जाता है और उसे बताता है, फेंग जिलिन, तुम हार चुके हो। जैसे कि मैंने कहा था, मैं तुम्हें मारूंगा।
मैं सिर्फ तुमसे लड़कर अपने चौथे भाई का बदला लेना चाहता था। रोजन की जीत सभी शिष्यों को काफी ज्यादा हैरान कर देती है। एल्डर एली रोजन को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वे गुस्से से लाल हो चुके होते हैं। वे अपने मन के अंदर कहते हैं, आखिर रोजन 1 महीने में यह सब कैसे कर सकता है? उसकी प्रगति इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है? अगर रोजन ऐसे ही विकसित होता रहा, तो वह बाद में चलकर चौकोर कमान के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी ओर रोजन, जो कि फेंग जिलिन के सामने खड़ा होता है, वह उसे कहता है, अगर मैं तुम्हारे दोनों हाथ पैर तोड़ दूं, तो तुम्हें इससे कोई समस्या नहीं होगी, है ना फेंग जिलिन? फेंग जिलिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसकी शरीर के अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होती। फेंग जिलिन काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा होता है। अब आखिरकार फेंग जिलिन रोजन के सामने अपने घुटने टेक देता है। फेंग जिलिन अब रोजन से कहता है, रोजन, तुम्हारा शुक्रिया मुझे न मारने के लिए। फेंग जिलिन को रोजन के सामने झुकता हुआ देखकर प्रिंसिपल वांग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वह फेंग जिलिन से कहता है, आखिर तुम एक शत्रु राजकुमार के सामने कैसे झुक सकते हो? फेंग जिलिन, जल्दी से खड़े हो और यहां पर आओ। चौकोर कमांडरी के शिष्य जब फेंग जिलिन को रोजन के सामने झुकता हुआ देखते हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। दूसरी ओर फेंग जिलिन, जिसके कुछ और ही योजनाएं होते हैं, अपने मन के अंदर कहता है, बेइज्जती? मैं सिर्फ चौकोर कमांडरी के लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। एक धोखेबाज चाल, और उसका अंजाम अब फेंग जिलिन चुपके से रोजन की ओर जीभ के तीर को चलाता है। लेकिन रोजन उन्हें सही समय पर अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है। रोजन अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और उन सभी जीभ के तीरों को फेंग जिलिन की तरफ ही चलाता है। रोजन बात करता है कि चौकोर कमांडरी के सभी भाई बहन बिल्कुल एक जैसे हैं। ये छुपके से पीठ पीछे वार करते हैं। फेंग जिलिन की जीभ के तीर जाकर फेंग जिलिन पर ही लगती है, जिसकी वजह से फेंग जिलिन की शरीर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फेंग जिलिन अंधा हो जाता है और वह इतना ज्यादा दर्द में होता है कि वह प्रिंसिपल वांग से मदद की पुकार लगाने लगता है। अब क्योंकि फेंग जिलिन अंधा हो चुका होता है, तो वह धीरे धीरे करके स्टेज के बाहर जाने लगता है, जहां पर कांटे होते हैं। फेंग जिलिन को इस चीज का एहसास नहीं होता कि वह मौत के कितने ज्यादा करीब है। वह अभी भी प्रिंसिपल वांग से मदद की पुकार लगा रहा होता है। अब तभी अचानक से फेंग जिलिन उन कांटों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर चौकोर कमांडरी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा लगता है। रोजन भी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की होती। फेंग जिलिन की मौत के बाद रोजन अपने मन के अंदर कहता है, मैं फेंग जिलिन को नहीं मारना चाहता था। मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। शरीर पर लगी हुई चोटें आराम के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन आखिरकार यह फेंग जिलिन की किस्मत थी। फेंग जिलिन के मरने के बाद एक शिष्या जो इस युद्ध को देख रही होती है, वह कहती है, हालांकि फेंग जिलिन काफी ज्यादा घमंडी और दूसरे शिष्यों को तंग करने वाला एक शिष्य था, लेकिन वह मरना योग्य नहीं करता था। रोजन की जीत और उसके बाद की प्रतिक्रियाएं। यंग रोजन अपने विरोधियों को हरा पाया, इसीलिए वह इस साल का नंबर एक नया छात्र बनना योग्य करता है। रोजन की जीत के बाद शिंगलियांग चेन से कहती है, मैंने कहा था वह जीत जाएगा। सिस्टर चेन, अब आपको रोजन को जाने देना होगा और अपने शब्दों पर खड़ा रहना होगा। शिंगलिंग की बात सुनकर यांग चेन अपना मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहती है, रोजन, आखिर तुम किस तरह के आदमी हो? मुझे मानना पड़ेगा, तुम सफलतापूर्वक मेरी जिज्ञासा को बाहर ला चुके हो। रोजन की जीत के बाद यूनवो कमांडरी के सभी शिष्य उसके नारे लगाने लगते हैं और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि आज के बाद से यूनवो कमांडरी के विद्यार्थियों को कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। रोजन की जीत के बाद चेंगफेंग उसके पास जाता है और उसे कहता है, नौवें राजकुमार, फेंग जिलिन की मौत जो थी वह उसकी खुद की गलती की वजह से हुई है, इसीलिए उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है और आपको उसके बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। चेंगफेंग की बात पर जिकुआन कहती है, फेंग जिलिन ने गलत चीजें करी हैं और इसीलिए वह मौत को योग्य करता था। नौवे राजकुमार तो सिर्फ इंसाफ का ही साथ दे रहे थे, इसीलिए उन्हें दोषी महसूस करने की क्या जरूरत है? रोजन अपने साथियों की बात सुनकर कहता है, अब क्योंकि फेंग जिलिन मर चुका है तो यह मामला खत्म हो चुका। रोजन की बात सुनकर प्रिंसिपल वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपने साथियों से कहता है, फेंग जिलिन एक ट्रैश कचरा था। वो रोजन को नहीं मार पाया,
मैं रोजन को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। अब वह अपने एक साथी से कहता है, राजा को एक पत्र लिखो और उन्हें इस चीज के बारे में सूचित करो और ये कहो कि वो एक हत्यारा को उच्च मूल्य पर पाताल लोक से किराए पर लें और रोजन को मरवा दें। ये मानना अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल है कि रोजन नहीं मर सकता। डीन का रहस्योद्घाटन। इस लड़ाई के कुछ दिनों बाद अधिष्ठाता रोजन को उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं। रोजन अधिष्ठाता से मिलने के लिए जाता है। अधिष्ठाता रोजन से मिलकर उसे कहते हैं, रोजन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया है? रोजन बताता है कि उसे इस चीज के बारे में कोई विचार नहीं है। अधिष्ठाता रोजन की तरफ मुड़ते हैं और उसे कहते हैं, हर साल का जो नंबर एक नया छात्र होता है उसे उप अधिष्ठाता सीधे अपने छात्र के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं और मैं भी व्यक्तिगत रूप से उस छात्र को स्वीकार करता हूं जिसकी प्रतिभा उत्कृष्ट होती है। मार्शल आर्ट्स टावर में तुम्हारी प्रदर्शन सच में काफी ज्यादा उत्कृष्ट थी। तुम तीसरे स्तर का सफलता कर पाए और तुमने लाओ शू को भी हरा दिया। अधिष्ठाता की बात सुनकर रोजन को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब वह अधिष्ठाता से पूछता है, क्या आपको पता है कि मार्शल टावर में क्या हुआ था? अधिष्ठाता हंसते हुए रोजन से कहते हैं, आखिर टावर जैसी महत्वपूर्ण जगह की रक्षा यांगचेन और शिंगलिंग ही कैसे कर सकती हैं? कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिन्हें कि वे दोनों भी नहीं जानती हैं। हालांकि मैं उनके तरीकों को भी सही समझता हूं। अगर उन्होंने तुम्हें चौथे स्तर पर जाने से नहीं रोका होता तो मैं खुद आकर इस चीज को करता। अधिष्ठाता की बात सुनकर रोजन कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि एकेडमी के अधिष्ठाता को चिंता है कि मेरे टैलेंट का इतना ज्यादा उच्च होने की वजह से मैं मारा जाऊंगा? अधिष्ठाता रोजन से कहते हैं, पिछले कुछ सालों से काला बाजार और चंद्र उपासक जो है वह लगातार हमारी एकेडमी में अपने लोगों को भेज रहे हैं और इसीलिए जो एकेडमी है वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। भले ही एकेडमी में उच्च स्तर के अधिकारी हो लेकिन उसके बावजूद भी एकेडमी में कुछ छिपे हुए एजेंट हैं। रोजन बताता है, मैंने अपने पिता से काले बाजार के हथियारों के बारे में सुना था जो कि प्रतिभा को बचपन से ही खत्म कर देते हैं। लेकिन अधिष्ठाता, मैं एक और चीज सोच रहा हूं कि एकेडमी डीन का प्रतिभाशाली शिष्यों को देर से बुलाना, इसके पीछे की वजह यह थी कि आप शिष्यों का इस्तेमाल करके चंद्र पूजक दानव पंथ और काले बाजार के हथियारों को जो कि वेस्टर्न एकेडमी में छुपे हुए हैं उन्हें बेनकाब करना चाहते थे। अधिष्ठाता रोजन की बात पर हामी भरते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने प्रतिभाशाली शिष्यों का इस्तेमाल करके वेस्टर्न एकेडमी के दुश्मनों को बाहर निकालना चाहा। अधिष्ठाता पूछते हैं, रोजन, अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरे व्यक्तिगत शिष्य बनना चाहोगे? रोजन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह अपने मन के अंदर कहता है, गुरु का व्यक्तिगत शिष्य बनना ये तो बहुत अच्छी सौंदा है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी रहस्य है जिनका पता मैं उन्हें नहीं लगने दे सकता। रोजन अब अधिष्ठाता से कहता है, इस चीज को पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खुद कल्टीवेट साधना करना चाहता हूं और वर्तमान में मेरा किसी को गुरु बनाने का योजना भी नहीं है। रोजन की बात सुनकर डीन जोर जोर से हंसते हुए रोजन से कहते हैं, मुझे डीन बने हुए 34 साल हो चुके हैं और इन 34 सालों में मैंने सिर्फ 11 बार ही शिष्यों को स्वीकार किया है। तुम दूसरे छात्र हो जिसने कि मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। रोजन ये सुनकर कहता है, तो वह पहला कौन था? डीन रोजन को बताते हैं, जो पहला छात्र था जिसने कि मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया था वह है ड्रैगन मार्शल हॉल की नंबर 1 लुओ शुहान। लुओ शुहान लुओ शू की रिश्तेदार ही होती है और इसी स्त्री दानव के बारे में ही यांग चेन और शिंगलिंग ने रोजन को पहले भी बताया था। शुहान वही छात्रा होती है जिसने कि रोजन और जिलिन की लड़ाई को भी देखा था। रोजन को पता चल जाता है कि आखिरकार शुहान कौन है। अब डीन रोजन से कहते हैं, रोजन, तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। मेरे डायरेक्ट शिष्यों को सफलता और मेरा साथ मिलता है। अगर मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा तो तुम्हारे लिए कोई समस्याएं नहीं आएंगी और कोई भी तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। रोजन डीन की इस बात को सुनकर डीन से कहता है, मैंने अपना मन बना लिया है। अगर भविष्य में कोई भी मुसीबतें आती हैं तो उसके बावजूद भी मुझे अपने इस निर्णय का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। रोजन की इस बात को सुनकर डीन रोजन से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आगे इस चीज के लिए नहीं पूछूंगा। तुम्हें बाधा बनाने के नुकसान की भरपाई मैं इस पवित्र तरल से करना चाहता हूं। अब डीन रोजन को माफी के तौर पर पवित्र तरल की एक बूंद देते हैं। पवित्र तरल के लिए रोजन डीन को शुक्रिया कहता है और पवित्र तरल को देखते हुए अब रोजन अपने मन के अंदर कहता है, पवित्र तरल की कोई कीमत नहीं है।
इसकी मदद से मेरी मार्शल बॉडी जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और शायद से मैं सर्वोच्च क्षेत्र के शेंजी क्षेत्र तक भी पहुंच पाऊं। खतरनाक रात। हथियारों की सभा अब इसी दिन रात को काफी ज्यादा हथियारों को एक जगह पर बुलाया जाता है। ये सभी हत्यारे वेस्टर्न एकेडमी में घुसपैठिए ही होते हैं। इन सभी को इनका एक बुजुर्ग बुलाता है। इन हत्यारों को बताया जाता है कि पिछले 3 महीने में रोजन के सर के ऊपर 7 बार बोलियां लग चुकी हैं। इन सभी बोलियों को मिलाकर 3,30,000 $3.10 मिलियन चांदी के सिक्के बनते हैं। इन सभी हथियारों के बीच में जीकवान भी होती है। बुजुर्ग जीकवान को देखकर कहते हैं, तो तुम इस साल की नई शिष्या हो। जीकवान इस चीज पर हामी भरती है। अब वह बुजुर्ग जीकवान से कहता है, रोजन के सर पर कल बहुत बड़ी इनाम लगी है। यह इनाम 2 लाख मिलियन चांदी के सिक्के की है। पंथ के एक मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से आदेश किया है कि इस महीने के अंदर अंदर रोजन को किसी भी कीमत पर मार दिया जाए। वह बुजुर्ग जीकवान इन सभी हत्यारों से कहता है, मैं तुम सभी को 20 दिन देता हूं। अगर तुम रोजन को नहीं मार पाते तो रोजन को मैं खुद मार दूंगा। अब वह बुजुर्ग सभी हत्यारों को पुराने नियम याद करवाता है। ये नियम होते हैं कि वे लोग एक दूसरे में अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकते और उन्हें हर कार्य के लिए बुजुर्ग के संकेत का इंतजार करना होगा। इतना सब कुछ बताने के बाद वह बुजुर्ग सभी हत्यारों को वहां से अब जाने के लिए कहता है। सभी हत्यारे वहां से चले जाते हैं। बुजुर्ग एली भी इस बैठक को देख रहे होते हैं। बुजुर्ग एली कहते हैं, 3,30,000 चांदी के सिक्के जो है वह छोटी मोटी कीमत नहीं है। उस बच्चे का सर सच में काफी ज्यादा कीमती है। एक नई मुलाकात अब हत्यारों की बैठक के अगले दिन जिक्वान रोजन से मिलने के लिए ड्रैगन मार्शल हॉल में जाती है। रोजन जिक्वान को देखकर उसे जूनियर सिस्टर छोटी बहन कहता है। रोजन जिक्वान से पूछता है, तुम्हारी साधना कैसे चल रही है? जिक्वान रोजन से पूछती है, तुम्हारी जूनियर सिस्टर कौन है? रोजन अब जिक्वान को ड्रैगन मार्शल हॉल में अंदर लाते हुए उससे कहता है, मैं नए शिष्यों के श्रेणी में पहला हूं और तुम दूसरी। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बड़ा भाई हुआ और तुम छोटी बहन। रोजन की बात सुनकर जीक्वान उसे कहती है वह बकवास बातें करने के लिए यहां पर नहीं आई है। अब जीक्वान रोजन को उसे कमरे में ले जाने के लिए कहती है। जीक्वान की बात सुनकर रोजन समझ जाता है कि जरूर जीक्वान ने उसे कुछ जरूरी कहना होगा। अब रोजन जीक्वान को अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। इस चीज को दोनों बड़ी बहनें भी देख लेती हैं। शिंगलिंग रोजन और जीक्वान को देखकर यांग चेन से कहती है, नौवे राजकुमार सच में काफी ज्यादा आकर्षक है। उसने नए शिष्यों के बीच में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की को भी अपना दीवाना बना लिया है। यांग चेन को इस चीज को सुनने और देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह रोजन को कामुक कहती है। शिंगलिंग अब यांग चेन से कहती है, सिस्टर चेन, क्या तुम ऐसे ही रोजन को दूसरी लड़की के साथ देखने वाली हो? मैं तुम्हारे लिए इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकती हूं। अगर तुम जल्द ही उन्हें रोकने नहीं गई तो शायद उन दोनों के बीच में कुछ हो जाए। शिंगलिंग अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह यांग चेन को थोड़ा भड़का सके और वह सफल भी रहती है। यांग चेन इस चीज से चिढ़ जाती है और वह शिंगलिंग से कहती है, अगर तुम जाने वाली हो तो चले जाओ। वैसे हम ड्रैगन मार्शल हॉल की इज्जत को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। यांग चेन को लगता है कि रोजन और जीक्वान के बीच में कुछ गलत होने जा रहा है, इसीलिए वह अब उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करने लगती है। यांग चेन को आगे जाता देख शिंगलिंग उसे पीछे से कहती है, रोजन ने दिन दहाड़े गलत चीज करने की कोशिश की है। उसे सबक सिखाना जरूरी है। एक चौंकाने वाला खुलासा। दूसरी ओर रोजन और जीक्वान बात कर चुके होते हैं। जीक्वान रोजन को उसके ऊपर लगी हुई बोली के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रोजन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रोजन कहता है, क्या सच में काला बाजार में मेरे ऊपर 3,30,000 चांदी के सिक्के की बोली लगी है? इस बात को सुनकर एल्डर यांग की आंखें भी चमकने लगती हैं। एल्डर यांग कहता है कि इस बच्चे के सर की कीमत सच में बहुत ज्यादा है और अगर वह काले बाजार के लिए रोजन को मार देता है तो वह काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा। एल्डर यांग की बात सुनकर रोजन उसे एक जोरदार घूंसा मारता है, जिसके बाद उसे कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। अब रोजन जीक्वान से कहता है, जूनियर सिस्टर, आपने इस जानकारी को मुझे लीक किया है। क्या आपको इस चीज का डर नहीं है कि दूसरे हत्यारे जो है वह आपको इस चीज को करने के लिए चोट पहुंचाएंगे? जिकवान रोजन से कहती है, मैंने कोई जानकारी लीक नहीं की है। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी इनाम के बारे में बताया है। जिकवान इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं करती क्योंकि उसके दिल में रोजन के लिए प्यार होता है।
अब रोजन मुस्कुराते हुए जीक्वान से कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो चलो मैं भी तुम्हें कुछ खबर बताता हूँ। जो मार्शल एकेडमी है वह काले बाजार के घुसपैठियों की छानबीन कर रहे हैं, और जैसे ही वह मिलेंगे तो वह उन्हें खत्म कर देंगे। इसीलिए आप भी थोड़ा संभल कर रहिएगा। अप्रत्याशित मेहमान। अब तभी रोजन और जीक्वान अपनी तरफ आते हुए किसी की आवाज सुनते हैं। यह चीज उन्हें काफी ज्यादा हैरान और डरा देती है। रोजन दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बाहर है। अब तभी रोजन के कमरे का दरवाजा दो हिस्सों में अलग हो जाता है। बाहर यांग चेन होती है, जो कि अपनी तलवार की मदद से रोजन के दरवाजे को दो हिस्सों में काट देती है। रोजन और जिक्वान यांग चेन को देख रहे होते हैं। जैसे ही यांग चेन रोजन और जिक्वान के कपड़ों को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। यांग चेन अपने मन के अंदर कहती है, लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरफ यांग चेन काफी ज्यादा घबराई होती है तो दूसरी तरफ रोजन और जिक्वान। रोजन अपने मन के अंदर कहता है, अरे नहीं, जिस चीज के बारे में हम अभी बात कर रहे थे उसे जरूर यांग चेन ने सुन लिया होगा। क्या जिक्वान अब खतरे में है? जीकवान भी यांग चेन को देखकर यही समझती है कि यांग चेन ने उनकी पूरी बातें सुन ली हैं और वह अब खतरे में है। जीकवान अब अपनी चाल को तैयार करते हुए कहती है, अब क्योंकि मैं पकड़ी जा चुकी हूं तो मुझे हमला करना होगा। अब जीकवान यांग चेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यांग चेन का रक्षा इतना ज्यादा मजबूत होता है कि जीकवान का हमला यांग चेन को खरोंच तक नहीं पहुंचाता। अब यांग चेन जीकवान की इस हरकत पर उसे कहती है, आखिर ये क्या चल रहा है? तुम मुझे मारना चाहती हो, वो भी सिर्फ दरवाजा तोड़ने के लिए? यांग चेन के डिफेंस को देखकर जीक्वान निशब्द हो जाती है। अब यांग चेन अपनी तलवार की मदद से जीक्वान पर हमला करती है, जिसकी वजह से जीक्वान के शरीर से खून निकलने लगता है और वह एक दीवार से जाकर टकराती है। जीक्वान को इतनी ज्यादा तकलीफ में देखकर रोजन अपने मन के अंदर कहता है, जीक्वान को बचाने के लिए यांग चेन को भड़काने के अलावा मेरे पास कोई और विचार नहीं है। दूसरी ओर यांग चेन, जो कि जीक्वान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, वह जीक्वान से कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो ताकि मैं शांत हो जाऊं? ऐसा लगता है तुम्हारे कुछ गहरे रहस्य हैं। एक रणनीति और उसका परिणाम। अब जब यांग चेन जीक्वान से बात कर ही रही होती है, तभी रोजन दोबारा से अपने उसी हमले को यांग चेन पर इस्तेमाल करने के लिए जाता है, जिसे कि उसने पहले भी यांग चेन पर इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार यांग चेन का डिफेंस रोजन को इस चीज को नहीं करने देता। रोजन अपने अटैक के विफल हो जाने पर खुद से कहता है, यह तो काफी ज्यादा शक्तिशाली था। यांग चेन का शान रैंकिंग मार्शल गार्ड पर है, इसीलिए अगर वह हिले नहीं भी करती है, उसके बावजूद भी मैं उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा। रोजन को हमला करता देख यांग चेन रोजन की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है, तुम दोबारा से इस मूव को इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझ पर सांप का हमला कर पाओगे? अब जब तक रोजन ने यांग चेन का ध्यान भटका रखा होता है, उसी दौरान रोजन जीक्वान को वहां से भागने के लिए कहता है। रोजन की बात सुनकर जीक्वान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह अपने मन के अंदर कहती है, रोजन ने यह सब सिर्फ मेरे लिए किया। अब जीक्वान समय देखते हुए वहां से जल्दी करके भाग जाती है। यांग चेन भी उसे पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रोजन बीच में आ जाता है और यांग चेन से कहता है, सीनियर सिस्टर, उस समय मेरे पास आपके ऊपर हमला करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अब जबकि जिक्वान यहां से जा चुकी है और मैं भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूं, तो क्यों ना आप मुझे एकेडमी के डीन के पास शिकायत कर दें। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। रोजन की बात सुनकर यांग चेन उसे कहती है, मुझे तुम्हें डीन के पास रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी गंदी नहीं हूं। बस इस चीज को याद रखना कि ड्रैगन मार्शल हॉल में तुम कभी दूसरी औरत को न लेकर आओ। इस जगह को खराब मत करना। यांग चेन रोजन से इतना कहकर पीछे मुड़ जाती है। रोजन यांग चेन को यह करता देख अपने मन के अंदर कहता है, क्या वह जीक्वान को सिर्फ ऐसे ही जाने देगी? अब यांग चेन को जाता देख रोजन उससे कहता है, यांग चेन, क्या तुमने जीक्वान को जाने देने का फैसला कर लिया है? यांग चेन जाते हुए रोजन से कहती है, आज मैंने तुम्हें कुछ गलत करते हुए नहीं पकड़ा, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूं। लेकिन अगर अगली बार कुछ गलत होता है तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। यांग चेन की बात सुनकर रोजन आखिरकार अपना पसीना पोंछता है। रोजन को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। रोजन अपने मन के अंदर कहता है, शुक्र है कि यह मेरी गलतफहमी थी। मुझे इस चीज को जाकर जीक्वान को बताना होगा। अब रोजन जाकर जीक्वान से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। रोजन जीक्वान से कहता है, तुम्हारी पहचान खुली नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम पहले की तरह व्यवहार कर सकती हो। रोजन की बात सुनकर जीक्वान रोजन से कहती है, यांग चेन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वह बीच में क्यों आई? इससे उसका क्या लेना देना है ना? रोजन जीक्वान को यांग चेन और उसके बीच की गलतफहमी के बारे में बताता है। रोजन कहता है कि शायद यांग चेन ने गलत इसीलिए सोचा क्योंकि पहले भी रोजन और उसके बीच में एक गलतफहमी चल रही है। रोजन कहता है कि उसे अभी भी यांग चेन से माफी मांगनी है। रोजन की बात सुनने के बाद जीक्वान उसे कहती है, यांग चेन की शांत व्यक्तित्व और मजबूत साधना है। अगर तुम्हारा उसके साथ मामूली सा संबंध होता तो वह इतना आसानी से एक्ट नहीं करती। अब जीक्वान रोजन को बताती है कि उसे रोजन के मामलों से फर्क नहीं पड़ता है। अब जाते हुए जीक्वान रोजन को चेतावनी देती है कि उसे अगले महीने संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगले महीने जरूर उस पर हमला होगा। जीक्वान की बात सुनकर रोजन अपने मन के अंदर कहता है, इसने बिल्कुल सही कहा। इतनी ऊंची इनाम के साथ जरूर मुझ पर विशेषज्ञ हमला करेंगे। मुझे अब क्या करना चाहिए? रोजन अब कुछ सोचने लगता है और उसे आखिरकार एक विचार मिलता है। शिंगलिंग के घर पर आश्रय। कुछ समय बाद रोजन अब पहुंचता है शिंगलिंग के घर पर और वह शिंगलिंग से कहता है कि उसे 1 महीने तक उनके साथ रहना है। वह शिंगलिंग को बताता है कि हुवांग यांग चेन काफी ज्यादा शैतानी है। रोजन शिंगलिंग से कहता है, यांग चेन ने मेरे घर को तबाह कर दिया है, इसलिए मेरे पास लौटने के लिए कोई और घर नहीं है। इसलिए क्या 1 महीने तक मैं आपके घर पर रह सकता हूं? रोजन अपने मन के अंदर कहता है कि शिंगलिंग के घर पर रहना काफी ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि हत्यारे जो है वह शिंगलिंग को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रोजन की बात सुनकर शिंगलिंग भी मन के अंदर काफी ज्यादा खुश होती है और वह इस चीज को आशीर्वाद बताती है। शिंगलिंग रोजन से कहती है, तो ठीक है, तुम यहां पर रह सकते हो। वैसे भी अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो हम मार्शल आर्ट्स के बारे में और एक दूसरे से सीख सकते हैं। शिंगलिंग अपने मन के अंदर कहती है कि उसने सुंदर राजकुमार को, जो कि उसके दरवाजे को खटखटा रहा था, उसे अपने घर के अंदर स्वीकार कर लिया है। रोजन रोजन अब शिंगलिंग के घर के अंदर जाता है। शिंगलिंग रोजन को उसका कमरा दिखाती है और उसे बताती है कि वह अगले दरवाजे पर रहेगी। अब शिंगलिंग रोजन से कहती है कि उसका सामान कहां पर है। रोजन अब अपने एक अंतरिक्ष खजाने को दिखाते हुए शिंगलिंग को बताता है कि उसका सारा सामान जो है वह उस खजाने के अंदर है। अब रोजन उस खजाने के अंदर से अपना सारा लगेज बाहर निकालता है। उस अंतरिक्ष खजाने को देखकर शिंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। रोजन शिंगलिंग से कहता है, अगर आपको भी कोई स्थानिक खजाना चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक उपहार के तौर पर दे दूंगा। रोजन की बात सुनकर शिंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह रोजन से कहती है, स्थानिक खजाने जो होते हैं वह काफी ज्यादा अनमोल होते हैं। कहते हैं कि आपके पास एक और है और यह सच में काफी काबिले तारीफ है। रोजन शिंगलिंग से कहता है, आप मुझे इतना बताइए कि आपको कौन सा स्पेटियल ट्रेजर, स्थानिक खजाना चाहिए। रोजन की बात सुनकर शिंगलिंग उसे कहती है, अगर पॉसिबल, संभव हो सके, तो क्या तुम मुझे एक स्पेटियल ब्रेसलेट, स्थानिक कंगन दे सकते हो? शिंगलिंग अपने मन के अंदर कहती है कि रोजन के एक्सप्रेशंस देखने से ऐसा लगता है कि वह झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है और यह हो सकता है कि रोजन के पास और ज्यादा स्पेस ट्रेजर्स हों। रोजन अब शिंगलिंग को देखकर उसे कहता है, तो ठीक है, मैं आपको एक स्पेटियल ट्रेजर जरूर दूंगा। आप रात को मुझसे आकर मिलिए। उस समय पर मैं आपको एक स्पेटियल जेड ब्रेसलेट, स्थानिक जेड गन दूंगा। अब शिंगलिंग रोजन से 2 दिनों के लिए शियावे को भी मांगती है। शिंगलिंग अब शियावे को अपने हाथों से उठा लेती है, जिसके बाद शियावे मदद की पुकार लगाने लगता है, लेकिन रोजन उसकी बात नहीं सुनता और उसे शिंगलिंग के साथ ही रहने देता है। एक कीमती तोहफा और नया रिश्ता। अब उसी दिन रात को रोजन अपने बिस्तर पर रेस्ट कर ही रहा होता है कि तभी उसके डोर दरवाजे पर शिंगलिंग आती है। शिंगलिंग ने नए कपड़े पहने होते हैं। शिंगलिंग रोजन को गुड इवनिंग, शुभ विश, शुभकामना करती है। अब क्योंकि शिंगलिंग काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है तो रोजन भी उसे देखकर काफी ज्यादा फ्लैटर हो जाता है। रोजन अब शिंगलिंग से पूछता है, आपने इतने खूबसूरत कपड़े क्यों पहने हुए हैं? शिंगलिंग रोजन की तरफ आते हुए उसे कहती है कि यह सब उसने रोजन के लिए किया है। शिंगलिंग अब रोजन के साथ फ्लर्ट छाड़ करने लगती है, लेकिन कुछ समय की फ्लर्टिंग के बाद रोजन उसे रोक देता है। रोजन शिंगलिंग का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देता है। वह ब्रेसलेट स्पैटियल जेड ब्रेसलेट होता है। उस ब्रेसलेट को देखकर शिंगलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह रोजन से कहती है,
यह सच में एक स्पैटियल ट्रेजर है। इसे काफी ज्यादा पैसों के लिए बेचा जा सकता है। क्या तुम सच में मुझे ये देना चाहते हो? रोजन मुस्कुराते हुए कहता है, यह सिर्फ एक स्टोरेज ब्रेसलेट भंडारण कंगन है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। शिंगलिंग रोजन की बातों से काफी ज्यादा प्रेस प्रभावित हो जाती है और वह उसे कहती है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे स्पैटियल जेड ब्रेसलेट को ऐसे ही नहीं लूंगी। इसके बदले में मैं तुम्हें आधी बोतल होली लिक्विड तरल दूंगी। रोजन होली लिक्विड को लेकर शिंगलिंग को उसके लिए शुक्रिया कहता है। रोजन अपने मन के अंदर कहता है कि शायद से अब शिंगलिंग ने उसे फ्रेंड की तरह मान लिया है। अब शिंगलिंग जाते हुए रोजन से कहती है, इस बोतल की कीमत जो है वह स्पेस ब्रेसलेट की कीमत के बराबर तो नहीं है। इसीलिए अगर रोजन को फिर भविष्य में कोई भी मदद चाहिए होगी तो वह उससे आगे पूछ ले। शिंगलिंग रोजन को यह भी बताती है कि एक दिन बाद डिवाइन पावर हॉल हॉल जो है वह ओपन खुला होगा, वह भी कुछ ही टाइम समय के लिए, और वह जगह प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल उपयोगी है। इसीलिए रोजन को भी वहां पर आना चाहिए। रोजन इस बात को सुनकर शिंगलिंग को इस चीज को बताने के लिए शुक्रिया कहता है। यह बताकर शिंगलिंग भी वहां से जाने लगती है। रोजन हाफ होली लिक्विड को देखकर कहता है, मुझे पहले इस होली लिक्विड को प्यूरिफाई शुद्ध करना होगा ताकि जब हम डिवाइन पावर हॉल में जाएं तो मैं इसे और ज्यादा ले सकूं। डिवाइन पावर हॉल और रोजन का चौंकाने वाला टैलेंट। अब एक दिन बाद सभी टॉप डिसिपल्स एक जगह पर इकट्ठा होकर रोजन का इंतजार करने लगते हैं। रोजन काफी ज्यादा लेट होता है। आखिरकार रोजन उन सभी लोगों से मिलता है। उन सभी लोगों के बीच में शिंगलिंग भी होती है। शिंगलिंग रोजन से कहती है कि उसने उसका आधे दिन तक इंतजार किया है। आखिर वह इतना लेट क्यों आ रहा है? शिंगलिंग के साथ साथ वहां पर यांग चेन, शुहान और दो और स्टूडेंट्स छात्र होते हैं। शुहान रोजन को देखकर अपने मन के अंदर कहती है कि रोजन का कल्टीवेशन लेवल, साधना का स्तर जो है वह पहले के मुकाबले थोड़ा और इंक्रीज बढ़ चुका है। वह दोनों बाकी स्टूडेंट्स भी रोजन को देखकर बातें करने लगते हैं कि यही इस साल का टॉप फ्रेशमैन शीर्ष नया छात्र है। न केवल ये टॉप फ्रेशमैन है बल्कि उसने अपने से हायर रियलम उच्च क्षेत्र वाले वॉरियर योद्धा को भी हराया है। रोजन देखता है कि सभी लोग उसकी तरफ ताड़ रहे हैं और यह चीज रोजन को थोड़ा अनकंफर्टेबल असहज फील महसूस करवाती है। रोजन की हालत थोड़ी सी खराब होती है जिससे कि शिंगलिंग नोटिस ध्यान कर लेती है। शिंगलिंग रोजन से पूछती है, रोजन, तुम्हारा ओरा जो है वह दोबारा से बढ़ रहा है। क्या जिस होली लिक्विड को मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने उसे रिफाइन परिष्कृत कर लिया है? रोजन शिंगलिंग को बताता है कि हाँ, उसने ऐसा ही किया है। इस चीज को सुनने के बाद शिंगलिंग और बाकी के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वे रोजन को इस चीज को कर दिखाने के लिए मॉन्स्टर हंस बताते हैं। रोजन ने आधी होली लिक्विड की ड्रॉप को एक दिन में कंप्लीट तरह रिफाइन कर लिया होता है और ये चीज सच में बहुत बड़ी होती है। शुहान भी इस तरह के टैलेंट प्रतिभा की तारीफ करती है और रोजन को सिंपली मॉन्स्टर बताती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। बहुत दिल से शुक्रिया।